चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे आज आपका 40 क्वेश्चन जो आज का डिस्कशन होगा। और 40 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आप सभी जो लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं। जो डेली बेसिस पर आपका ये टेस्ट होता है उसकी डिस्कशन करेंगे। और आज आपका 74वां नंबर सेट का डिस्कशन आज आपका होना है। तो मेरे भाई 74 जो नंबर टेस्ट है उसका डिस्कशन हम अभी कराएंगे। और ये डेली आपका मंडे टू फ्राइडे ये टेस्ट होता है। देखते हैं इसमें जो भी क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे बारीकी से। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से, तो पृथ्वी की सतह से बोला गया है कि रोहिणी जो है, रोहिणी कोई लड़की है, उपग्रह 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यानी कि रोहिणी पृथ्वी के सतह से रोहिणी उपग्रह, नाम लड़की का नहीं, नाम उस पर है, रोहिणी उपग्रह का नाम है, जो हमारे पृथ्वी के सतह से कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर है? 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और तथा यहां पर, और दूसरा हमारे पास क्या, तो यहां पर इनसेट बी जो है, ये आपको यहां पर एक और सैटेलाइट है इनसेट बी जो कि 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, अगर हम यहां पर पृथ्वी की बात करते तो ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है। और अर्थ की अगर हम बात करते तो ये हमारा यहां पर अर्थ है। अब इस अर्थ के सतह से अगर हम लोग देखते हैं तो एक हमारा क्या है, तो यहां पर बोल दिया कि एक हमारा यहां पर 500 किलोमीटर, यहां पृथ्वी की सतह हमारा इसी को कहते हैं। और ये हमारा कितना, तो यहां पर 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। एक हमारा सैटेलाइट जो रोहिणी सैटेलाइट है वो हमारा 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और एक और सैटेलाइट की यहां पर बात कही जा रही है पृथ्वी के सतह से ही, लेकिन ये कितना है, तो यहां पर बोल दिया गया कि यहां जो सैटेलाइट है वो हमारा 500, और यहां जो सैटेलाइट है ये हमारा कितना है, तो मेरे भाई यहां पर हम कह रहे हैं इनसेट 36 की अगर बात करते हैं, इनसेट बी की बात करते हैं, ये हमारा इसकी हाइट की अगर बात करते हैं, इसको मान लेते हैं ये H1, इसको मान लेते हैं यहाँ पर H2, और ये हमारा कितना, कि यहाँ पर 36 इतना हमारा दे रखा है, तो ये हमारा हो गया। आगे कहता है मेरे भाई कि उनके कक्षीय वेग का अनुपात क्या होगा। यानी कि आपको यहां पर वेलोसिटी, अगर हम लोग रोहिणी उपग्रह की बात करते हैं और जो वेलोसिटी हमारा यहां पर इनसेट बी की बात करते हैं, इन दोनों का कक्षीय वेग का हम लोगों को रेशियो पूछा गया। तो मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हम कक्षीय वेग की बात करते हैं ना, तो ये कक्षीय वेग को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा कैसा वेलोसिटी होगा, इसको हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ग्रह कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारा किसी के लिए भी कितना होगा, तो ये अंडर रूट में याद रखना मेरे भाई। अंडर रूट में ये कितना होगा, कि अंडर रूट में हमारा जी आर के बराबर होता है, स्मॉल जी इंटू आर होगा। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई, कोई भी ग्रह हो, उपग्रह हो, या कोई भी वस्तु अगर होता है, सब पर हमारा स्मॉल जी सब पर सेम काम करता है। लेकिन ये आर जो है मेरे भाई, ये दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई ज्यादा दूरी में होगा तो कोई कम दूरी में होगा। तो इस परिस्थिति में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को एक बात पता चल रहा है इस इक्वेशन से, चलो कक्षीय वेग हमारा किसी के लिए भी यही होगा, लेकिन इसमें जो स्मॉल जी हमारा होता है वो हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो सबके लिए बराबर होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं जो हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारा है, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई समानुपाती किसका होता है, अंडर रूट में आर का होगा। और आर कहीं ना कहीं दूरी को रिप्रेजेंट करता है, तो पृथ्वी के सतह से जो दूरी है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आपको किसका किसका रेशियो पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ रोहिणी सैटेलाइट और वेलोसिटी ऑफ हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी यहां पर इनसेट का बोला गया है। तो मेरे भाई इसको लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, ये बराबर रेशियो में है, तो हम कहेंगे यहां पर वेलोसिटी ऑफ रोहिणी का सैटेलाइट और वेलोसिटी ऑफ क्या कहेंगे, यहां पर हम इनसेट की सैटेलाइट की बात करेंगे, और ये बराबर होगा मेरे भाई अंडर रूट में किसका, तो अंडर रूट में यहां पर हम कहेंगे दूरी का। और दूरी हमारा क्या होता है, यहां पर हम कह सकते हैं इसको क्या, तो हम कहेंगे रोहिणी का। तो ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा कितना है, तो कहेंगे यहां पर रोहिणी के लिए हमारा कितना H1 है, तो मेरे भाई ये रोहिणी की हाइट है, और ये किसका, तो इनसेट बी का हाइट है। तो ये रोहिणी का हाइट और ये इनसेट बी का हाइट है। तो मेरे भाई यहां पर हाइट के सेंस में उसको हम लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आर जो है ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर रेशियो अगर समान, इसका रेशियो समान है, क्योंकि समानुपाती है, तो अगर ये रोहिणी अपॉन में इनसेट होगा तो ये भी रोहिणी अपॉन में इनसेट होगा, यानी कि आर, और हम कहेंगे सॉरी, हम हाइट के सेंस में लिख रहे हैं, तो यहां पर हम कहेंगे ये हमारा H हो गया, ये रोहिणी का होगा, और ये हमारा किसका, तो इनसेट का होगा। यहां पर मेरे भाई एक बार H हम किसका, तो रोहिणी का, और एक हमारा इनसेट का होगा। अब इसमें क्या करेंगे, तो यहां पर रोहिणी का जो हाइट है हमारा कितना है, तो रोहिणी का हाइट मेरे भाई 3600 है, यानी कहने का मतलब ये हमारा 3600 हो गया। और यहां पर मेरे भाई आपको तो मेरे भाई ये चीज आपको देखिए, यहां पर तो आपका ये रिलेशन हमने सही लिखा है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इनसेट का हाइट हमारा इतना है, सॉरी ये उल्टा लिख रहे थे, इसीलिए मेरे भाई इनसेट की जो वैल्यू है हमारा कितना है, इनसेट का जो वैल्यू हमारा इतना है। ऊपर में रोहिणी का हाइट है ना, तो रोहिणी का हाइट हमारा 500 होगा, तो ऊपर मेरे भाई 500 हुआ, और ये हमारा 3600 हो गया।
अब इसमें देखिए 2 0 2 0 चला जाएगा और इसको क्या लिखेंगे, √5 डिवाइडेड बाय हम लोग 6 लिख सकते हैं, चूंकि रूट के अंदर हमारा निकलेगा तो 6 हो जाएगा। अब यहां पर जो रिलेशन हमारा फाइनली निकल करके आया है वो रिलेशन हमारा क्या है मेरे पे, तो हम कहेंगे यहां पर वेलोसिटी ऑफ रोहिणी सैटेलाइट हमारा कितना होगा, तो कहेंगे रूट अंडर हमारा 5 डिवाइडेड बाय हमारा 6, और ये हमारा क्या होता है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इनसेट सैटेलाइट की बात करेंगे। तो रोहिणी सैटेलाइट हमारा कितना टाइम्स ज्यादा है, इतना टाइम्स मेरे भाई किससे ज्यादा, तो कहेंगे इससे ज्यादा होगा, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ रोहिणी सैटेलाइट की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ इनसेट सैटेलाइट की हम बात करेंगे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा किसी भी सूरत में, अगर आप ये डेटा याद रखते हैं तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है मेरे भाई समान पदार्थ से बने दो बर्तन की बात कर रहा है, कह रहा है समान पदार्थ से बने दो एक समान बर्तन की बात कर रहा है, यानी कि मेरे भाई उस बर्तन की अगर बात करेंगे तो बर्तन हमारा किसी भी पदार्थ का हो सकता है लेकिन पदार्थ समान है। अगर कोई कॉपर का बर्तन है, पीतल का बर्तन है, सब पीतले का बर्तन है, यानी कि मटेरियल में कोई अंतर नहीं है। आगे कहता है कि समान मात्रा भी है, यानी कि उसमें क्वांटिटी भी सेम है, और समान मात्रा में क्या है तो मेरे भाई उसमें बर्फ भरी जाती है। और यदि बोला गया है कि बर्तन में बर्फ क्रमशः हमारा T1 और T2 समय में पिघलती है, तो मेरे भाई उनके उष्मा चालकता का अनुपात क्या होगा। एक बात मेरे भाई आप जान लीजिए कि उष्मा चालकता जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। हम सभी लोग ये बात जानते हैं, जिसको नहीं पता है आप जान लीजिए कि अगर हम उष्मीय चालकता की अगर बात करते हैं ना, ये जो हमारा उष्मीय चालकता होता है, अगर इस उष्मीय चालकता की अगर हम बात करें तो उष्मीय चालकता को हम लोग के से दिखाते हैं और इंग्लिश में इसको थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि उष्मीय चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये मेरे भाई पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये बात आप पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये लाइन आपको ध्यान रखना है। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, एक लाइन में आप जान लीजिए ये किस पर निर्भर करेगा, तो पदार्थ की प्रकृति पर। अगर मेरे भाई पदार्थ समान है, देखो इसको टाइम से कोई लेना देना नहीं है, उष्मीय चालकता को टाइम से कोई लेना देना नहीं, टाइम का कोई रिलेशन ही नहीं होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो उष्मीय चालकता होता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर पदार्थ सेम है तो उसको सेम टाइम लगेगा पिघलने में भी। इसलिए मेरे भाई जो रेशियो हमारा होगा, हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहां पर रेशियो हमारा 2:1 हमारा हो जाएगा। तो ये पिघलती है T1 और T2 समय में पिघलती है, तो उस उनके उष्मा चालकता का अनुपात हमारा क्या होगा, ये बोला गया है। एक चीज मेरे भाई देखना पड़ेगा इसमें। चलो ये तो ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, पदार्थ सेम है तो यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, T1 अनुपात में T2, T2 अनुपात में T1। एक चीज और जानते हैं मेरे भाई, उष्मीय चालकता जो K हमारा देखने को मिलता है ना, ये कहाँ देखने को मिलता है, उसमें चलना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि चालन विधि द्वारा जो उष्मा का संचरण होता है वहां पर चलते हैं और इस रिलेशन को वहां ढूंढते हैं। चालन विधि द्वारा उष्मा का जो संचरण होता है, चालन विधि द्वारा उष्मा का संचरण की अगर हम बात करते हैं, चालन विधि उष्मा के संचरण की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, Q बराबर हमारा KA dt अपॉन में dx होता है। ये dt हमारा क्या कहेंगे टेम्परेचर और dx क्या तो तुम कहेंगे दीवार की मोटाई होता है। तो यहां पर मेरे भाई ये जो Q है ये Q नहीं है, ये हमारा हीट ट्रांसफर को बताता है। ये किसको बताता है, कहेंगे यहां पर हीट ट्रांसफर को बताता है। ये हमारा हीट ट्रांसफर को बताता है और हीट ट्रांसफर को हम लोग Q अपॉन में यहां पर T लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जहां पर Q है उसको हम लोग Q/T समझेंगे। अब मेरे भाई ऐसे में इस रिलेशन को अगर ढूंढने के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो हम कहेंगे अब हमारा ये Q नहीं है, Q/T है, क्योंकि Q/T को हीट ट्रांसफर हम लोग कहते हैं। इस सिंबल हमारा यही होता है, इसमें दिखाने के लिए डॉट देते हैं और इसका डॉट का मतलब टाइम से डिवाइड होता है, ये इसका मीनिंग होता है। और Q/T हमारा किसके बराबर होगा, तो कहेंगे Q/T हमारा KA और यहां पर dt अपॉन में dx की बात कर रहा है। क्वेश्चन में एक बात बोला है मेरे भाई कि समान मात्रा में आपको भरा हुआ यहां पर बर्फ है और ये T1 टाइम T2 टाइम में अगर पिघलता है तो उसमें चालकता का अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम को थोड़ा अलग करना चाहते हैं। अगर टाइम को अगर हम अलग करेंगे तो हम लोगों को ये मान के चलना पड़ेगा मेरे भाई, ये सब जो टर्म हमारा दे रखा है ये सब कांस्टेंट मान के चलेंगे। अगर नहीं दे रखा है उसके बारे में डेटा तो कांस्टेंट मान लेंगे। ये पूरा टर्म हमारा कहते हैं यहां पर हमारा कांस्टेंट हो गया। अगर मेरे भाई यहाँ T हमारा नीचे में बचा हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर 1/में T हो गया और ये समानुपाती हमारा यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर भी तो कर्मानुपाती हमारा K का बच गया। T नीचे है, K ऊपर है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, ये रिलेशन मिल गया। अब मेरे भाई इसी रिलेशन के आधार पर ये टाइम के साथ रिलेशन है, ये टेम्परेचर नहीं है, ये टाइम के साथ रिलेशन है।
तो इसी परिस्थिति में मेरे भाई हम यहाँ पर क्या सकते हैं, अगर ये दोनों वित्त तो कर्मानुपाती होगा, अगर हम उसमें चालकता को अनुपात अगर K1 अनुपात में अगर K2 कहेंगे तो लिखना पड़ेगा टाइम में T2 अनुपात में हमारा T1 होगा। तो मेरे भाई जो रेशियो हमारा होगा वो 2:1 होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये मेरे भाई अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इतना डेप्थ में ये क्वेश्चन आप लोगों को मे भी ना दे, लेकिन ये कंसेप्ट है कि 9-10 बारे में अगर टीआरई 1 को अगर आप देखिएगा उठा करके, तो टीआरई 1 में मेरे भाई लेवल के क्वेश्चंस दिए गए थे, तो उसी लेवल का ये क्वेश्चंस है। अब आप कहिएगा सर चालन विधि और उष्मा का जो संचरण होता है फॉर्मूला तो कहीं देखबे नहीं किए, तो कहां से देखोगे? अगर तुम थ्योरी अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं देखो, अगर मेरे से क्लास अगर किया हुआ होगा जो लोग, उसको जरूर ये फॉर्मूला पता होगा, मैंने कई बार बोला था उसको, ठीक है, और इसके बारे में मैंने डिटेल बताया है। उष्मा को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, उष्मा संचरण को Q/T से दिखाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये उष्मा संचरण का फॉर्मूला है, इसलिए Q को Q/T समझेंगे हम। तो मेरे भाई Q को Q/T समझ गए तो हम कहेंगे ये फॉर्मूला, ये सब नहीं डेटा दे रखा है इसको कांस्टेंट मान लेंगे, जो नहीं है उसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो T और K में कैसा रिलेशन, तो उल्टा रिलेशन हमारा हो गया। और जब उल्टा रिलेशन होगा तो यहां पर उसमें चालकता का अनुपात पूछा गया है, तो सिंपल अगर उसमें चालकता का अनुपात बोला तो K1 अनुपात में K2 लिखेंगे। अगर 1:2 इसको लिखे तो मेरे टाइम का अनुपात क्या होगा, 2:1 हो जाएगा, चूंकि दोनों ये उल्टा है, इसलिए T2 अनुपात में T1 हमारा रेशियो निकल जाएगा उसमें चालकता का। आगे चलते हैं मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे भाई 9-10 में ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना आप देखिएगा, टीआरई 1 में जो क्वेश्चंस पूछा था वैसे क्वेश्चंस आपके यहां पर थे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बता दीजिए मेरे भाई। अगला कहता है कि जिस ताप पर, ये भी क्वेश्चन आपका लेवल का है, ये भी क्वेश्चन आसान नहीं है, समझने का है मेरे भाई, समझिएगा तो काम हो जाएगा। आज थोड़ा आराम आराम से पढ़ाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में मेरे भाई यहां पर दम है और प्यार से पढ़ाना पड़ेगा। कह रहा किस ताप पर ऑक्सीजन गैस के अणुओं का वेग, किस ताप पर कह रहा कि ऑक्सीजन गैस के अणुओं का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे भाई क्वेश्चन है कि किस ताप पर ऑक्सीजन गैस के जो अणु का जो वेग होगा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नाइट्रोजन गैस के अणु के वेग के बराबर हो जाएगा। मेरे भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को जरूर पढ़िएगा। अगर हम यहां पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अगर बात करते हैं, हर एक बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो इस पर भी मेरे भाई यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं, और इसके लिए मेरे भाई यहां पर क्या करेंगे, तो एक रिलेशन हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी का, और ये रिलेशन हमारा काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा रिलेशन होगा, ये हमारा 3/2 और K × T होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर भी मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि 3/2 K जो हमारा दे रखा है ना, ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट टर्म होता है, और साथ ही साथ हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारा, चलो इसको हम एक स्टेप और बढ़ा करके बता देते हैं ताकि इस क्वेश्चन को आप सीरियसली अच्छे से कर पाओगे। तो अगर इसको अगर हम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं हम लोग, 12mv² लिखते हैं, और 3/2 हमारा यहां पर हो गया, और K भी कांस्टेंट है, और T हमारा टेम्परेचर है। तो मेरे भाई जो जो कांस्टेंट है उसको हम काट देते हैं, तो हाफ मेरे भाई कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा किसी क्वेश्चन में हमारा कांस्टेंट होता है, और यहां पर द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा, वेग और टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो हम ये भी कांस्टेंट, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट, वेग और टेम्परेचर को छोड़ देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में वेग और टेम्परेचर का जो रिलेशन हम लोग को मिल रहा है, ये v² हमारा, ये कांस्टेंट टर्म हमारा है, और ये इसके साथ समानुपाती हो जाएगा, यानी ये रिलेशन हम लोग को मिल गया। अगर मेरे भाई ये रिलेशन इसको मिल गया, तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी हमारा होगा वो समानुपाती √T का हो जाएगा। अगर हम रूट को हटा, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। ये तो मेरे भाई मैथमेटिक्स है, इतना तो पता होना चाहिए। अब कह रहा है कि वेलोसिटी का वेग समान है। अब मेरे भाई यहां पर क्या करना है, तो यहां पर बोला गया है कि किस ताप पर ऑक्सीजन गैस के अणुओं का वेग, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन गैस के अणुओं के वेग की बात कर रहा है, यानी कि दोनों के वेग की बात कर रहा है। तो आपको यहां पर क्या करना है मेरे भाई, आपको सीधा सीधा इसमें रिलेशंस को फाइंड आउट करके आपको बनाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का जो वेग है हमारा वो कितना है समझने को मेरे भाई, यहां पर ऑक्सीजन की वेलोसिटी की बात करते हैं, तो मान लेते हैं ये हमारा ऑक्सीजन की वेलोसिटी है, और यहां पर किसकी वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारा नाइट्रोजन गैस की वेलोसिटी की बात करते हैं। और ये मेरे भाई क्या है, तो यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में, ये हमारा अंडर रूट में हमारा क्या होता है कि यहां पर हमारा ऑक्सीजन गैस का ये टेम्परेचर होगा, ये O2 का टेम्परेचर होगा, और ये किसका टेम्परेचर होगा, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा ये टेम्परेचर हमारा किसका, तो कहेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर होगा। कुछ ऐसा ही हमको लग रहा है कि कह रहा है। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा जानलेवा है, समझते हैं मेरे भाई, डरना नहीं। अब ये वाले रिलेशंस पर तो आंसर आ नहीं रहा है मेरे भाई, एक और रिलेशन हमारा होता है, चलो उसको हम टच करते हैं, क्योंकि इसमें तो फिर हमारा वही कहानी हो जाएगा। लेकिन ये भी हम आपको बता दिए, एक रिलेशन हमारा ये भी होता है, इसको भी तुम ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं मेरे भाई ये यूज हो जाता है। एक और रिलेशन होता है हमारा
और उस रिलेशन की हम बात करते हैं तो वो हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ही इक्वेशन हमारा होता है। जो वेलोसिटी होता है मेरे भाई हमारा कितना होगा 3RT अपॉन में हमारा कितना तो m होता है। ये भी हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी इक्वेशन हमारा होता है। यहां भी आप देखिएगा जो वेलोसिटी है ना वो टाइम टेम्परेचर का रूट अंडर में समानुपाती ही होगा। यहां भी देखेंगे तो वही होगा। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में बोल दिया कि वेग समान है तो वेग पर तो कोई चर्चा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये एक मेरे भाई ये कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। सेम इस तरह से आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता है और ये रिलेशंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेशंस हमारा ऐसा होता है। आप ऐसे को याद रखिए, आप इसको याद रखिए, फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर बोल दिया कि वेग समान है, इस पर फोकस करिए। अगर वेग समान होगा, अगर मेरे भाई वेग समान होगा तो इसको तो कांस्टेंट मान लेंगे। अगर ये हमारा कांस्टेंट हो गया, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो मेरे भाई t और m को अगर हम क्या करते हैं रूट को हटाएंगे तो t और m कैसा होगा, तो मेरे भाई t और m को अगर देखें तो ये समानुपाती हमारा हो जाएगा। t और m हमारा कैसा होगा कि यहां पर हमारा समानुपाती हो जाएगा। अब बताइए मेरे भाई कि अगर इधर से रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको हवा नहीं लगेगा। यहां पर अगर वी स्क्वायर करेंगे तो क्या इसको हम लोग 3RT अपन में m कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में मेरे भाई बोल दिया है कि ये तो टर्म कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है मेरे भाई, इसको कांस्टेंट अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि वेग कांस्टेंट होना चाहिए तो मेरे भाई 3RT के बारे में जिक्र, सॉरी 3R तो ऑलरेडी हमारा कांस्टेंट ही होगा। तो ये अगर कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया तो T/m इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। तो मेरे भाई हम यहां कह सकते हैं कि जो T/m हमारा होगा ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया। और T/m अगर कांस्टेंट है तो T हमारा T बराबर कांस्टेंट गुना में m हो जाएगा। और कोई कांस्टेंट इक्वल टू में अगर घुसेड़ते हैं उसको तो मेरे भाई T समानुपाती हमारा m लिखाता है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन इतना वे में करने का तरीका मेरे भाई इसलिए था कि आपको ये चीज बुझा जाए। अब यहां पर देखना मेरे भाई, हाँ ऊपर लेवल का है, क्वेश्चंस आता है लेकिन करना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इसी रिलेशन पर हम लोग बैठा सकते हैं इसको। अब क्या करते हैं यहां पर समझना मेरे भाई, इसको आगे आगे प्रोसीड करते हैं यहां पर। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये ऑक्सीजन के लिए होगा हमारा टेम्परेचर है तो नीचे में हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई यहां पर हमारा नाइट्रोजन के लिए टेम्परेचर, चूंकि टेम्परेचर हमारा नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन की ही बात कर रहा है। और ये हमारा रेशियो क्या, तो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ये m क्या है तो मॉलिक्यूलर वेट है। m क्या है मेरे भाई, मॉलिक्यूलर वेट है, गैस का मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट हमारा समानुपाती टेम्परेचर का है। तो मेरे भाई मॉलिक्यूलर वेट हम किसका लेंगे, तो ऑक्सीजन अगर समानुपाती है, ये समानुपाती है तो जैसे ये लिखे वैसे ये लिखना पड़ेगा। यहां भी O2 होगा और यहां पर हमारा क्या होता है नाइट्रोजन N2 होगा। हमको क्या चाहिए, तो हमको यहां पर O2 चाहिए और हम क्या करेंगे यहां पर मॉलिक्यूलर वेट O2 का और मॉलिक्यूलर वेट किसका, तो यहां पर हम कहेंगे N2 का और गुना में करेंगे मेरे भाई टेम्परेचर हमारा N2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए चलो हम एक जगह बनाते हैं और वहीं पर हम आंसर करेंगे इसका। तो अब इसका आंसर ही तो करना है। चलो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, इसको नोट कर लेना, लेकिन ये भी काम का चीज हम बता देना चाहते हैं मेरे भाई। इसलिए हमको चूंकि जगह नहीं है इसलिए हम यहां पर इसको लेकर के आते हैं। तो ये वाला जो रिलेशन है ना, ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन की अगर हम बात करते हैं ना, इस रिलेशन को हम उठा करके यहां लाते हैं सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मेरे भाई इस इक्वेशन को उठा करके हम यहां लाते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जो TO2 हमारा होगा ये हमारा क्या होगा, तो किंग MO2 डिवाइडेड बाय M N2 की बात करेंगे और गुना में T हमारा N2 का होगा। तो मेरे भाई आप बताइए कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन 8 परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 16 होगा, लेकिन यहां पर दो गो है, यहां पर चूंकि 2 गो लिखा है तो मेरे भाई 16 दूनी 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट तो वैसे हमारा पर द्रव्यमान संख्या 16 ही होता है, लेकिन दो को ऑक्सीजन है तो 16 दूना कितना कहेंगे 32 हो जाएगा। तो चलो यहां पर हम 32 कर दिए। और यहां पर नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, लेकिन दो को है तो मेरे भाई हम कहेंगे 14 दूना कितना कहेंगे, तो यहां पर 28 हो जाएगा। और टेम्परेचर नाइट्रोजन का कितना है मेरे भाई, तो हमारा इतना दे रखा है, इतना नाइट्रोजन का टेम्परेचर दे रखा है। एक बात याद रखना मेरे भाई कि जब हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं और जब हम इस इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन लेते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कभी भी अगर कोई भी टेम्परेचर यूज करेंगे ना, तो टेम्परेचर हमेशा याद रखना टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन में ही इस्तेमाल। टेम्परेचर ऑलवेज इन क्या होगा, कहीं यहां पर हमारा केल्विन में इस्तेमाल होगा, ध्यान रखेंगे। तो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। आप ही बता दीजिए मेरे भाई कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तो केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देंगे। तो 0 में 273 जोड़िएगा तो 273 केल्विन हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है,
तो आप कहेंगे सर अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 0 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 273 लिख दिए। अगर आप मेरे भाई इसको सिंप्लीफाई वगैरह करते हो तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। देखते हैं करके कितना आंसर्स आता है। इसको अगर गुना भागा अगर हम लोग करते हैं, हमारा क्या है तो कि यहाँ पर 32 की हम बात करेंगे, और 32 को गुना करना है किससे, तो 273 से गुना करना है। और ये 8736, यानी ये 8736 हमारा ऊपर में, और नीचे में क्या तो कि यहाँ पर हम लोग को 28 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें मेरे भाई डिवाइड कर देते हैं किससे, तो 28 से। और ये हमारा कितना आ गया तो कहेंगे यहाँ पर 28 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 312 केल्विन में आएगा। क्योंकि हम जब केल्विन तापमान रखें तो केल्विन में ही आएगा, लेकिन आंसर हम लोग को डिग्री सेंटीग्रेड में करना है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं फाइनली क्या करेंगे, जो हमारा ऑक्सीजन का तापमान होगा हमारा कितना होगा, तो केल्विन में से अगर हम 273 को घटा देते हैं, यानी कि 312 में से अगर हम यहाँ पर 273 को घटा देंगे तो फाइनली हमारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो केल्विन को अगर डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तन करना तो 273 घटा देंगे, और डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में बदलना तो हम लोग जोड़ देते हैं। तो मेरे भाई यहां पर 0 सेल्सियस में था तो उसको हम लोग क्या कर दिए, 273 जोड़ के केल्विन में बदल दिए, और फिर जो निकल के वो केल्विन में ही आएगा। अब केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर करना तो 277 घटाना पड़ेगा, घटा दिए तो 39 आ गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर चूंकि हम इतना बार में इसलिए तोड़े ताकि आपको बुझा जाए, नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम एक लाइन में कर सकते थे। यहीं पर ये रिलेशन हम डायरेक्ट लिखते, यहां से डायरेक्ट ये रिलेशन लिखते और तुरंत हम निकाल भी देते। तो मुझे इतना स्टेप करना पड़ता है, चूंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग लगातार तैयारी करते हैं और आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। आगे चलते मेरे भाई, आधुनिक अवधारणा के अनुसार पादप की बात करते हैं, इसको हम लोग प्लांट की बात करते हैं, और पादप में बोरोन का जैव संश्लेषणीय कार्य जो हमारा होता है वो क्या होता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, हमारे प्लांट में क्या होता है कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन जो बोरोन हमारा यहाँ पर होता है वो बोरोन हमारा किस रूप में होता है मेरे भाई, तो कहेंगे बोरोन हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में होता है, जिसको हम लोग सूक्ष्म क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब कहने का मतलब है मेरे भाई उसके न्यूट्रिएंट्स की हम बात करेंगे वो हमारा होता है, माइक्रो की बात करेंगे उसी में हमारा बोरोन होगा। तो सिर्फ बोरोन ही नहीं होता है मेरे भाई, हमारा कार्बन भी होगा, बोरोन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, ये सब हमारा उसमें शामिल होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। लेकिन आपको ध्यान रखना, ये हमारा जैव संश्लेषण यानी कि बायोलॉजिकली ये क्या करता है, तो ऑपरेट करता है, उसको कार्य करने में हेल्प करता है। तो क्या करेगा बायोलॉजिकली मेरे भाई, किसका निर्माण करेगा, तो उसमें वसा और तेल का ये निर्माण कर देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बोरोन का हमारा मेन काम होता है प्लांट में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अगर हम बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का जो कंसेप्ट दिया ये किसने दिया है, चलो इसको पहले बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको यहां से भी आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की अगर बात करते हैं मेरे भाई, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग हिंदी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से हम जानते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस होता है इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे, और इसका जो कंसेप्ट दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है, तो मेरे भाई आप जान लीजिए कि इसका कंसेप्ट यहां पर फैराडे के द्वारा दिया गया है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में हम कहते हैं इसी प्रिंसिपल पर हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है, इसी प्रिंसिपल पर हमारा जनरेटर काम करता है, इसी प्रिंसिपल पर हमारा डायनेमो काम करता है। मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के प्रिंसिपल पर अगर ईएमएफ की अगर बात करोगे ना, तो ये जो ईएमएफ होता है जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ये हमारा -d∅/, माइनस मेरे भाई d∅, हमारा फ्लक्स होता है मेरे भाई, d∅/dt होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर मतलब समय से डिवाइड कर रहे हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर हमारा ईएमएफ होता है। तो मेरे भाई हम यहां पर कह सकते हैं फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होती है वही हमारा किसके बराबर होगा मेरे भाई, तो हमारा ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है, लेकिन माइनस के साथ होगा मेरे भाई, वही ध्यान है। और फ्लक्स में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तो हिंदी में हम लोग बोलेंगे मेरे भाई हमारा क्या होगा, कहेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय अभिवाह कहते हैं। तो मेरे भाई फ्लक्स को बोलते हैं क्या, तो हम लोग यहां पर चुंबकीय अभिवाह की बात करेंगे। चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की जो यहां पर दर है ये हमारा ईएमएफ के बराबर होगा।
मेरे भाई ये कंसेप्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में ही होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होता है यहाँ पर, चुंबकीय विभव में परिवर्तन की दर भी होना चाहिए, तो ये आंसर होगा। ये दर को नहीं छोड़ना, चूंकि टाइम से डिवाइड किया हुआ है, तो मेरे भाई दर लिख रहे हैं, यहाँ दर को छोड़ना नहीं है, इन्हें गलती से मार देना परिवर्तन सिर्फ, तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं रे बाबा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, यहां पर ध्यान, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये रेट लगा होना चाहिए, रेट का मतलब समय से डिवाइड कर रहे हैं, तो रेट बहुत जरूरी है, टाइम से डिवाइड करना मतलब रेट जरूरी है। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना, जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो ईएमएफ जनरेट करता है, और जब ईएमएफ जनरेट होता है तो मेरे भाई उसमें करंट वोल्टेज अपने आप मिल जाता है किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कंफ्यूज होकर मार देगा ई। तो चुंबकीय फ्लक्स ये है, चुंबकीय फ्लक्स की दर ईएमएफ के बराबर, दर मतलब टाइम से डिवाइड। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। आपसे बोला कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। अब बताइए, एसआई इकाई अगर आवेश का पूछेगा तो कूलम्ब ना होगा भाई, तो कूलम्ब हमारा क्या है, तो यहां पर हो गया, ठीक है। आगे बात करना है मेरे भाई, हेनरी किसका, तो कहेंगे यहां पर हमारा प्रेरकत्व की हम बात करेंगे। अगर हम यहां पर प्रेरकत्व की बात करते हैं, इसका यूनिट हमारा हेनरी, और हम कहते हैं कि इंडक्स को इंग्लिश में इंडक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर इंडक्टर कहते हैं। साइमंस क्या होगा मेरे भाई, तो महो को हम लोग साइमंस कहते हैं, यानी कहने का मतलब जो महो होता है उसी को हम साइमंस कहते हैं, और ओम इनवर्स भी हमारा होता है। मेरे भाई ओम इनवर्स बोल दीजिए या फिर महो बोल दीजिए। तो कंडक्टेंस 1 में रेजिस्टेंस होगा, तो ये साइमंस होता है मेरे भाई चालकत्व का यहाँ पर यूनिट होता है। ये किसका, तो कहेंगे चालकत्व का। और चालकत्व को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं, और कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल जी से सूचित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी होता है कि कैपिटल जी इक्वल टू हमारा 1 में रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट आप सभी लोग जानते हैं ओम, और ओम अगर ऊपर जाएगा तो ओम का इनवर्स बनेगा, और ओम इनवर्स को ही कहेंगे ओम का उल्टा, यानी कि महो। आप ओम लिखते हैं ना, ओ एच एम लिखते हैं, इसका उल्टा क्या होगा, तो उल्टा मेरे भाई एम एच ओ महो हो जाएगा, तो वही महो लिख दिए। और इसी को हम लोग महो को ही क्या कहते हैं, इसी को साइमंस कहते हैं। तो यहां पर मेरे भाई ये कंडक्टेंस है, इसको क्या कहते हैं, चालकत्व के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर चालकत्व कहते हैं, और चालकत्व का यूनिट साइमंस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी आप ध्यान रखिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई इजी थे, आंसर कर दिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, ये तो मेरे भाई आसान है, ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन में हमारा क्या होगा कि ठोस होगा डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाएगा, बीच में द्रव की स्थिति पैदा नहीं होती है। जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, या फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की बात कर लेते हैं, या फिर ड्राई आइस की बात कर लेते हैं, या फिर आयोडीन की बात कर लेते हैं। इन सब में हमारा ऊर्ध्वपातन होता है, डायरेक्ट ठोस से हमारा गैस में परिवर्तित होगा, बीच में द्रव नहीं बनेगा। जितना नाम लिए सब याद रहना चाहिए। तो किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन अगर हो जाता है तो आंसर सब्लिमेशन इश्यू कहते हैं। अगला मेरे भाई दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन दो जगह दे रखा है और दोनों हिसाब से आंसर करेंगे। तो मेरे भाई एक जगह आपको उल्टा पूछ दिया इसी पर रिलेट करके, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये हमारा यहाँ पर देखिए C2H5OH, यानी एथेनॉल की हम बात करते हैं, इथाइल अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं। ये एक्चुअली में क्या तो कहेंगे हमारा यहाँ पर एथेनॉल की बात करते हैं। और एथेनॉल में मेरे भाई कौन सा कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करेंगे, एथेनॉल में कौन सा कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करेंगे जो एथेनोइक एसिड में उसको बदल देता है। तो मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखना, इसमें आपसे क्वेश्चन कई बार पूछेगा KMNO4, तो जो KMNO4 हमारा होता है, ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। या फिर कहेंगे K2CR2O7 की बात करेंगे, ये भी कैटलिस्ट है। तो कई बार ये पूछता है मेरे भाई कि अगर इथेनॉल की बात करते हैं, इसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं, इथाइल अल्कोहल का IPSC नेम होता है इथेनॉल। और इथेनॉल को मेरे भाई किसके प्रेजेंस में, यानी कौन से उत्प्रेरक के प्रेजेंस में, तो KMNO4 के प्रेजेंस में, या K2CR2O7 के प्रेजेंस में। जब मेरे भाई इसको हम लोग गर्म करते हैं, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं ना, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें यहाँ पर कहेंगे हमें एथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। और जो एथेनोइक एसिड होगा हमारा यहाँ पर 2 कार्बन का होगा, हम कहेंगे यहाँ पर CH3COOH हमारा हो जाएगा। इसी को हम लोग एथेनोइक एसिड के, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर एथेनोइक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। मेरे CH3COOH हमें प्राप्त होगा, इसी को हम लोग एथेनोइक एसिड कहेंगे, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना है, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड हमें बनाने के लिए ये चीज ध्यान रखना। अगर हम यहां पर बात करते हैं किसका, एथेनॉल की बात करते हैं, इसको नोट करके लिख ही लो। एथेनॉल को अगर हमें किस में, एथेनोइक एसिड में अगर बदलना है, एथेनोइक एसिड में अगर हमें बदलना, एथेनॉल को किस में, तो एथेनोइक, अगर अम्ल में अगर हमें बदलना है,
इसके लिए मेरे भाई जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे वो कैटलिस्ट हमारा क्या क्या होगा, कहेंगे KMnO4 होगा, KMnO4 होगा, या फिर हम कहेंगे यहाँ पर K2Cr2O7, K2Cr2O7 का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, ये हमारा उत्प्रेरक कहलाएगा। इसको हम लोग क्या कहें, तो यहाँ पर उत्प्रेरक होता है, इसको कैटलिस्ट कहते हैं। इसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमारा होता है। और ध्यान रखना मेरे भाई, जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने का सिंबल हमारा डेल्टा होता है, तो हमें ये प्राप्त होता है। तो कई बार मेरे भाई आपसे यहाँ पर कैटलिस्ट पूछ लेता है, इसीलिए इसके कैटलिस्ट को आप ध्यान में रखेंगे और दोनों का केमिकल फॉर्मूला आपको दे ही रखा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई एकदम आसान है। कह रहा है कि बाबू सोना बाबू एक परखनली में, कह रहा है कि एक परखनली में तनु नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं। तनु नाइट्रिक अम्ल कहने का मतलब है मेरे भाई, यहाँ पर हमारा नाइट्रिक एसिड तो है, वो कंसंट्रेटेड नहीं है। वो हमारा कैसा है मेरे भाई, तो कंसंट्रेटेड नहीं है वो हमारा। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, तो वो हमारा कंसंट्रेटेड नहीं है, वो हमारा कैसा कहेंगे यहाँ पर डाइल्यूट है। अब ध्यान रखना है, कह रहे कि एक परखनली में हमारा HNO3 है, नाइट्रिक एसिड की तो हम जानते हैं फॉर्मूला। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हमारा क्या, तो कहेंगे HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। कह रहा कि कुछ मात्रा लेता है, परखनली के कुछ मात्रा लेता है, और कहता कि परखनली को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 10 मिनट तक वो गर्म करता है। अब मेरे भाई आपसे कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का pH मान क्या होगा। तो एक बात मेरे भाई आप समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बात आप समझने की कोशिश करना मेरे भाई, कि जब हम यहां पर परखनली की हम बात करते हैं, चलो ये परखनली ही बना लीजिए, और इस परखनली में हमारा क्या है, तो मेरे भाई यहां पर हमारा, यहां पर हम कहेंगे, यहां पर हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर हम डाइल्यूट की बात करते हैं। डाइल्यूट हमारा HNO3 की हम बात करेंगे। डाइल्यूट किसका, तो HNO3 की बात करेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, तनु मेरे भाई नाइट्रिक एसिड बोलेंगे। तनु नाइट्रिक अम्ल की हम बात करेंगे। तो तनु एंड नाइट्रिक अम्ल को इसके अंदर हम लोग रखेंगे। अब क्या करते हैं मेरे भाई, तो इसको हम गर्म कर रहे हैं। नीचे से कहता है कि इसको आप क्या कीजिए, तो आप इसको हीट कीजिए। अगर इसको नीचे से मेरे भाई अगर हम उष्मा देंगे, लेकिन ये उष्मा कब तक देना पड़ेगा, जब तक कि मेरे भाई इसका तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड ना पहुंच जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई इसके तापमान को आपको गर्म कर करके यानी उष्मा दे दे करके, इसके तापमान को उष्मा दे करके, उष्मा दे करके इसके तापमान को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाना है। लेकिन कितना देर तक गर्म करेंगे, तो मेरे भाई टाइम भी बोल दिया कि 10 मिनट तक हम गर्म करते हैं, ये चीज कह रहा है। तब कह रहा है कि उसका pH मान क्या होगा। तो मेरे भाई एक बात आप समझिएगा, अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम किसी भी सॉल्यूशन की, चलो लिख भी देते हैं, ये नोट करके आप लिख लीजिए, कहीं भी काम आ जाएगा मेरे भाई। किसी भी सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, जब किसी भी सॉल्यूशन के तापमान को अगर हम बढ़ाते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के मेरे भाई टेम्परेचर यानी कि तापमान को अगर हम बढ़ाते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि तापमान बढ़ने के बाद वो हमारा आपस में आयंस में टूट जाता है। तो कौन टूटेगा, तो हम कहेंगे अम्ल तो टूटेगा, H+ हमारा अलग हो जाएगा, तो कहेंगे अम्ल हमारा टूटेगा, आयंस में टूटेगा। तो जब किसी भी सॉल्यूशन के तापमान को आप बढ़ाते हो, किसी भी सॉल्यूशन के तापमान को क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है तीर, मतलब तापमान को आप बढ़ा रहे हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन के अगर तापमान को अगर आप बढ़ाते हो, तो मेरे भाई हम कहेंगे आयंस में टूटेगा, यानी अम्लीयता बढ़ेगी। ऐसे केस में मेरे भाई कहेंगे यहां पर अम्लीयता जो है वो बढ़ जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना, यानी कि अम्लीयता की अगर बात करते हैं, अम्लीयता बढ़ जाती है। और अगर अम्लीयता बढ़ेगी मेरे भाई, तो उसका pH मान जो होगा, क्योंकि अम्ल का pH मान हमारा कम होता है, जितना ज्यादा अम्लीयता होगा उतना ही pH वैल्यू कम होता है। इसीलिए मेरे भाई ये मौखिक क्वेश्चंस है, इस चीज को आप ये नोट करके लिख लेना कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, अगर किसी भी सॉल्यूशन की हम बात करते हैं जिसमें वो आयंस में टूट सकता है, तो हम लोग पानी में अगर मान लेते हैं कि पानी है और पानी में हम H2SO4 को मिला दिए तो वो भी एसिड है। पानी में अगर हम NaCl को मिला दिए, या पानी में नमक मिला दिए, या फिर पानी में मान लेते हैं हम यहाँ पर HNO3 को मिला दिए, पानी में हम कॉपर सल्फेट को मिला दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आयंस में टूटेगा हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप पानी के तापमान को बढ़ाओगे ना मेरे भाई, क्या होगा, तापमान के बढ़ने के कारण वो आयंस में इजीली टूट जाएगा। और जैसे ही इजीली टूटेगा तो मेरे भाई हम क्या कहेंगे, वो आसान से उसकी अम्लता जो होगी और बढ़ जाएगी, क्योंकि H+ का कंसेंट्रेशन हमारा अलग हो जाएगा, अम्लता बढ़ जाएगी। और अम्लता अगर बढ़ेगी तो हम कहेंगे उसका pH मान घट जाएगा। और जब pH मान घट जाएगा तो इस स्थिति में हम कहेंगे उसका pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई, तो वो घट जाएगा। और आंसर करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। तो ये सी हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे भाई ये जो रिलेशंस मैंने आपके सामने लिखा है ना,
इसको मेरे भाई बहुत ही प्यार से आप नोट करके लिख लीजिएगा। कभी भी ये क्वेश्चन अगर आपके सामने में आता है तो आप आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है। बिल्कुल होता है मेरे भाई। पौधे में क्या होगा तो वाष्प का उत्सर्जन होता है, पानी का उत्सर्जन होता है। उसकी पत्ती से क्या होता है कि पानी का उत्सर्जन होता है। कहां से? तो स्टोमाटा वगैरह से होता है। हम लोग देख नहीं पाते स्टोमाटा को, लेकिन प्लांट की जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और उसी छोटे छोटे छिद्र को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। तो वो उसमें जब पानी नीचे से जड़ से जब पानी खींचेगा, जब वो भर जाता है अपने आप वो खुल जाता है। खुलेगा तो वहां से पानी उत्सर्जित हो जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो पौधे का वाष्पोत्सर्जन हो गया। अब कहता है कि पौधे के वाष्पोत्सर्जन से कुछ लाभ का उल्लेख नीचे किया गया है। आपको लाभ देखना है और उस विकल्प का चयन करना है जो मेरे भाई वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दिखाता है। यानी कहने का मतलब है जो हानि को दिखाता है उसको देखना है। अब मेरे भाई ये बताइए कि प्लांट को जितना पानी चाहिए, समझना गौर से, प्लांट को जितना पानी चाहिए, अगर उससे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन हो गया, प्लांट को अगर पानी चाहिए 1 लीटर, अब पानी का वाष्पोत्सर्जन कितना होगा? 1.5 लीटर हो गया, तो प्लांट सूख नहीं जाएगा? वो हानि हो गया कि नहीं हो गया? तो मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखना, अगर आपसे वाष्पोत्सर्जन से अगर हानि की बात करता है, अगर वाष्पोत्सर्जन अगर ज्यादा होगा, तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना। अगर हम कहेंगे प्लांट के अंदर हम बात करते हैं, अगर मेरे भाई वहां पर वाष्पोत्सर्जन की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर वाष्पोत्सर्जन की अगर हम बात करते हैं, अगर प्लांट में वाष्पोत्सर्जन का अगर रेट बढ़ गया, यानी वाष्पोत्सर्जन की अगर दर बढ़ गई मेरे भाई, वाष्पोत्सर्जन की अगर दर की बात करता, अगर ये बढ़ गई, जितना ये पानी ले रहा है जड़ से उससे ज्यादा अगर ये हो गया, तो मेरे भाई ऐसे केस में क्या होगा? प्लांट मुरझा जाएगा। प्लांट क्या होगा मेरे भाई? तो प्लांट यहां पर मुरझा जाएगा। प्लांट मुरझा जाएगा। प्लांट मुरझा जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखें। प्लांट हमारा क्या होता है? यहां पर मुरझा जाएगा, ठीक है, सूखने लगेगा। तो ये इसका हो गया। तो मेरे भाई अगर वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जो हानि होगी वो प्लांट को मुरझाने के लिए ही मजबूर कर देगा, इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। अब एक कंसेप्ट हम आपको बताते हैं, शायद आप मेरे से क्लास करते होगे तो आपको जरूर पता होगा। अब मेरे भाई मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं हम वहां पे लेके चलते हैं आपको। एक बात आप समझिए कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं जो राजस्थान वगैरह में देखने को मिलता है, इस मरुस्थलीय पौधे में आप ध्यान रखेंगे, इसमें एक क्यूटिकल पदार्थ होता है। एक क्यूटिकल मेरे भाई पदार्थ होता है, और क्यूटिकल जो हमारा पदार्थ होता है ये मोम जैसा पदार्थ होता है। क्यूटिकल जो पदार्थ होता है ये मोम जैसा पदार्थ होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो क्यूटिकल पदार्थ जैसा ये पदार्थ होता है, ये मोम जैसा पदार्थ होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये मोम जैसा पदार्थ जो होता है पत्ती के ऊपर और पत्ती के नीचे दोनों तरफ होता है। अब ये जो मोम जैसा पदार्थ यहां पर क्यूटिकल होता है मेरे भाई, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कर देता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। ये वाष्पोत्सर्जन की अगर हम बात करते हैं ना, इस वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है ना, उस दर को ये क्या करता है? कम कर देता है। और मेरे भाई अगर मरुस्थलीय पौधे में वाष्प का उत्सर्जन ज्यादा होने लगेगा तो प्लांट सूख जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसकी पत्ती के ऊपर और पत्ती के नीचे में क्यूटिकल पदार्थ होता है, जो उसकी मोम जैसा पदार्थ होता है, जो वाष्पोत्सर्जन को कम कर देता है। अगर वाष्प का उत्सर्जन अगर कम होगा तो मेरे भाई धीरे धीरे भी अगर जड़ से उसको पानी मिलेगा तो वो जिंदा रहेगा। के पीछे का यही रीजन होता है। तो आपको यहां पर अगर वाष्पोत्सर्जन से होने वाली अगर हानि होगी, तो जितना जड़ से वो पानी खींच नहीं रहा है उससे ज्यादा अगर निकल गया तो प्लांट सूख जाएगा मेरे भाई। इसलिए हानि वाला काम हमारा ये है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज बताइए, हम आपको बताए हैं कि नहीं बताए? अगर आप मेरी क्लासेस को लगातार अगर डेली बेसिस पर अगर वॉच करते हो तो आप ये समझ लीजिए ये सब आपके कंसेप्ट को बना रहा है। धीरे धीरे करके आपके सब कुछ जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कुछ आपका क्लियर होता चला जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, राइबोसोम की अगर बात करें, प्रोकैरियोटिक्स राइबोसोम की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना एक तो यूकैरियोटिक होगा, एक हमारा प्रोकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक की अगर हम बात करते, एक तो हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम की हम बात करेंगे, एक तो हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम की हम बात करेंगे। अब जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है मेरे भाई, इसमें 80S टाइप हमारा राइबोसोम होता है। 80S टाइप राइबोसोम इसमें हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 80S टाइप राइबोसोम होता है। लेकिन मेरे भाई ये जब हमारा टूटता है, 80S टाइप राइबोसोम अगर हमारा ये टूटता है, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है ये टूटने पर हमारा किस रेशियो में हमारा अलग हो जाता है। ये डेटा तो आपको मेरे भाई याद रखना, बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ना होता है। ये 100 और किसके बीच में चला जाएगा? तो 100 और 40 के बीच में होगा। टूटने पर मेरे भाई हमारा किस किस में टूटेगा? तो कहेंगे 100S, और हमारा ये क्या कहेंगे यहाँ पर हमारा 40S हो जाता है। ठीक है।
अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं मेरे भाई, तो हम यहां पर प्रोकैरियोटिक की अगर बात करते हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक हमारा राइबोसोम होता है, अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये हमारा 70S स्टेप हमारा होता है। ये 70S स्टेप हमारा राइबोसोम होता है। 70S स्टेप हमारा क्या होता है, यहां पर हम लोग इसको राइबोसोम कहते हैं। तो 70S स्टेप राइबोसोम हमारा ही होगा। लेकिन अगर ये भी टूटेगा, अगर ये भी मेरे भाई अगर टूटेगा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि टूटने पर ये भी क्या करेगा, तो मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना है, ये आपको 50S और 30S में मेरे भाई हमारा अलग हो जाता है। तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि उप इकाई संरचना बोला है। उप इकाई मतलब टूटने के बाद बोला गया है। तो मेरे भाई टूटने के बाद तो ये ना होगा, टूटने से पहले ये होगा। उप इकाई मतलब टूटने के बाद, तो मेरे भाई टूटने के बाद तो ये वाला रिलेशन होगा। और प्रोकैरियोट्स बोल रहा है, जिसका मतलब 50S और हमारा 30S, यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ये। तो इसी रेशियो में वो टूटता है हमारा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई आपको ये दोनों के लिए ध्यान रखना है। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करते हैं, तो जो प्रोकैरियोट्स हमारे राइबोसोम होते हैं मेरे भाई, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, वैसे भी हम लोग जानते हैं जो प्रोकैरियोट्स हमारे होते हैं उसमें कोशिका झिल्ली वगैरह नहीं होता है, सेल वगैरह नहीं होता है, केंद्रक वगैरह नहीं होता है, कोशिका झिल्ली भी नहीं होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में मेरे भाई राइबोसोम होता है, और यही राइबोसोम की बात कर रहे थे। यूकैरियोटिक में तो सब कुछ ही होता है, तो ध्यान रखना। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, और इस पॉइंट को मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे। और जितने भी पॉइंट्स हम आपको लिखा रहे हैं ना, बस सबको आप मेंशन करते चले जाइए। अच्छा, ये 60 और 40 होता है क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हो सकता है 60 और 40। मेरे भाई यहाँ 100 लिखा दिया कि ये डेटा आप ध्यान रखिए, ये 60 और 40 ही होता है शायद। ये 60 और 40 ही होता है शायद, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। 60 और 40। फिर भी एक वेरीफाई कर लीजिएगा मेरे भाई। आप सभी लोगों को ये काम दिए हैं कि एक बार वेरीफाई करके हमको बता दीजिए ये किस रेशियो में हमारा हमारा होता है, ठीक है। ये आपको बताना है। सब यूनिट स्ट्रक्चर बता दीजिए यूकैरियोटिक राइबोसोम का कितना होगा, सब यूनिट। सही बोले आप। आपका ये कितना होगा, तो कहेंगे 60 और 40 ही होता है। बिल्कुल सही बोले मेरे भाई, टूटने के बाद हमारा ये होगा, और ये 50 और 30 होगा। ये 60 40 जो दे रखा है यही रेशियो में होगा, सॉरी 100 40 हम बता दिए थे, 60 40 होगा, ठीक है। ये दोनों आप डेटा याद रखेंगे, ये भी और ये भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है टूटने के बाद और टूटने के पहले। आगे चलते हैं, अगला कहता है ऐसे जीन की बात कर रहा है मेरे भाई, ऐसे जीन की बात कर रहा है। यहां पर जो जीन लिखा है ना, वो कीटाणु नहीं होगा, यहां पर जीवाणु होगा मेरे भाई। ये कीटाणु नहीं होगा, ये गलती लिखा हुआ है, जीवाणु होगा। कह रहा ऐसे जीन जो जीवाणु में एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविकी प्रतिरोधकता प्रदान करता है, वो कहां स्थित होता है मेरे भाई, तो आप ध्यान रखना उसके प्लाज्मिड में होता है। कहां पे, तो प्लाज्मिड में होता है। ये डेटा आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उदासीन एमिनो एसिड होता है? एमिनो एसिड नहीं है, तो कौन सा उदासीन एमिनो एसिड होगा, तो लाइसिन हमारा उदासीन एमिनो एसिड होता है। ये सब एमिनो एसिड ही है, ये हमारा उदासीन नहीं होता, इस पर चार्ज होते हैं। इसीलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा है। ये सब डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका यहां पर कह रहा है कि फोटोन का तरंग दैर्घ्य हमारा इतना है, और फोटोन का संवेग कितना होगा। मेरे भाई एक चीज आप पढ़ते होंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में आपने पढ़ा होगा, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका है। अगर हम यहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं, अगर हम यहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर हम बात करेंगे ना, अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं, तो मेरे भाई वेवलेंथ वेवलेंथ का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो एच इक्वल टू लेमडा बाय हमारा एच बाय यहाँ पर एम भी होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एम बी कहने का मतलब हमारा मास इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। और एम गुना भी क्या है, संवेग है। तो इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लेमडा किल टू एच बाय हमारा पी, यानी कि संवेग, पी को संवेग कह देते हैं। तो ये संवेग है, एम गुना भी किसी का भी संवेग निकल जाता है। तो आपको इसी पर क्वेश्चन पूछा गया, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी हमारा संवेग है, और हमारा ये लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। तो आपको बोल दिया है कि जो फोटोन आप यूज कर रहे हैं ना, उसका तरंग दैर्घ्य आपको दे रखा है, और आपको संवेग चाहिए, यानी ये दे रखा है, ये चाहिए। तो मेरे भाई इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो क्या इसको हम लोग संवेग निकालने के लिए, क्या इसको हम लोग एच अपॉन में लैम्डा लिख सकते हैं? अगर पी यहां जाएगा तो लैम्डा यहां आएगा। अब ऐसा हो गया। और मेरे भाई प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना है, 6.6 6.62, 6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है,
6 पॉइंट कितना मेरे भाई, यहाँ पर हम कहेंगे 6.6, चलो 6.6 ही याद रख लेना, 6.6 हमारा, और गुना में कितना, 10 के पावर -34 हमारा होता है। याद रखना ये वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारा यही होती है। और ये कहाँ से आता है, तो ये सब इक्वेशंस भी तुम याद रख सकते हो। एनर्जी इक्वल टू हमारा एच न्यू होता है, या इसी को हम लोग एच सी अपॉन में लैम्डा भी कहते हैं। अब बताइए कि एनर्जी इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर एच सी अपॉन में लैम्डा कहते हैं, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एच को अगर अलग अलग करेंगे तो ई इंटू हमारा लैम्डा और डिवाइडेड बाय हमारा सी। ई एनर्जी है, और एनर्जी का जो यूनिट होता है मेरे भाई हमारा किस में होगा, तो कहेंगे जूल में होगा। और यहाँ पर लैम्डा हमारा किस में, तो कहेंगे मीटर में होगा। और ये हमारा मीटर पर किस में, तो कहेंगे सेकंड में होगा। तो मीटर से मीटर कट गया, सेकंड हमारा ऊपर जाएगा, तो ये जूल सेकंड में हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो जूल सेकंड में होगा। यानी कि ये जो आपको निकल करके है तो इतना जूल सेकंड होगा। और इसमें आप किससे डिवाइड करोगे, तो वेवलेंथ से, जो दे रखा है आपको। तो वेवलेंथ कितना दे रखा है मेरे भाई, इतना दे रखा है, यानी कि 2.2 गुना में 10 के पावर कितना, तो आपको -11 दे रखा है, इतना मीटर दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा मेरे भाई, तो आप देखिएगा इससे इसको डायरेक्ट कट देंगे, 22 तिहाई 66 मेरे भाई, हम कहेंगे 3 हो गया। और गुना में 10 के पावर ऊपर जाएगा तो -34 और +11, तो -34 और इसमें प्लस अगर 11 करते हैं तो मेरे भाई घट जाएगा, और ये 23 आ जाएगा, यानी कि -23 हमारा आएगा। क्योंकि हम संवेग निकाल रहे हैं तो उतना सोचना नहीं, संवेग का यूनिट क्या होता है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड होगा। इसको सॉल्व भी करिएगा तो यही चीज आपको आएगा। तो यहाँ पर जो डेटा हमारा आ गया वो कितना आ गया, तो कहेंगे हमारा इतना आ गया, ये वाला डेटा इतना। तो हम कहेंगे इसमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा, यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का इक्वेशंस लिख करके टांग दीजिए अपने घर में, जहां भी आप सोते हैं वहीं लिख करके चिपका दीजिए। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का इक्वेशंस है, जहां एम भी हमारा क्या, यहाँ पर हमारा एम और वी की बात करते हैं, ये दोनों गुणनफल है, संवेग की बात करते हैं। और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एच जो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी चाहिए। एच मेरे भाई, एच क्या है, तो कहेंगे जहां पर हम एच की अगर बात, चलो यहां पर हम नोट करके लिख देते हैं, जहां एच की बात करते हैं ना, ये एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच हमारा क्या, कहेंगे यहाँ पर हम प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करते हैं, और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, इसके वैल्यू की बात करेंगे तो ये हमारा 6.6 इंटू 10 कितना, -34 जूल सेकंड होता है। तो कई बार ये वैल्यू भी पूछ लेता है, एच का मान क्या होता है। तो एक एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आज के क्वेश्चन थोड़े मेरे भाई कैलकुलेटिव हैं, ठीक है। और लेकिन आप टीआरई 1 को देखिएगा तो ऐसे क्वेश्चंस भी टीआरई 1 में आता है। तो ये सब सिंपल है, आप कर सकते हैं। लेकिन जितने लोग देख रहे हैं ना, सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? कंचन जी, सुबोध जी, बहुत लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि आपको जितने इजीएस्ट वे में हम समझा पाए, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे भाई बायोलॉजी को रखा, खैर उस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो वो डेटा वाला ही क्वेश्चन रहता है, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन उतने ही हैं जितना हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा बताएंगे तो फिर तुमको ही कंफ्यूजन होगा और फिर तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा। अभी ये वाला क्वेश्चन देख करके बताओ, ये जो क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है, एथिल अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल की बात कर रहा है। तो मेरे भाई इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर हम इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं ना, अगर हम इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं, इथाइल अल्कोहल मेरे भाई क्या है, ये शराब को कहते हैं। जो सिंपल शराब जो लोग पीते हैं उसको कहते हैं। और इसी का आईपीएससी नेम क्या होता है, इसके आईपीएससी नेम की अगर हम बात करते हैं, इसका आईपीएससी नेम मेरे भाई क्या होगा, तो कहेंगे इसको हम लोग इथेनॉल के नाम से जानते हैं। और इसी का केमिकल फॉर्मूला भी अगर आप जानते हो, इसके केमिकल फॉर्मूला यानी कि हमारा रासायनिक सूत्र क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे मेरे भाई इसका केमिकल फॉर्मूला C2H5OH होता है, ठीक है। ये इथाइल अल्कोहल हो गया। इसी तरीके से मिथाइल अल्कोहल की हम बात करते हैं, तो मेरे भाई जो मिथाइल अल्कोहल की अगर हम बात कर रहे हैं ना, ये जो हमारा मिथाइल अल्कोहल हो रहा होगा, इसी मिथाइल अल्कोहल का अगर आईपीएससी नेम अगर हम लोग देखते हैं, अगर इसके आईपीएससी नेम की तरफ अगर हम जाते हैं, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, तो इसको हम लोग मिथेनॉल के नाम से जानते हैं। ये क्या है कि इसको मिथेनॉल कहेंगे। दूसरी बात मेरे भाई, जो मिथाइल अल्कोहल हमारा होता है ना, इसको ध्यान में रखना, ये जहरीली शराब होता है। वो तो शराब है, लेकिन इसके पीने से लोग की मौत हो जाती है, ये हमारा जहरीली शराब होता है। ये शराब नहीं है, जहरीली शराब है, मौत हो जाता है किसी का भी। और मेरे भाई मिथेनॉल की अगर बात करते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो ये इसके
केमिकल फार्मूला की अगर हम बात करेंगे ना, तो आपको ध्यान रखना कि इसका केमिकल फार्मूला हमारा एक ही कार्बन का होगा, चूंकि मीथेन है तो एक ही कार्बन, तो मेरे भाई CH3 हमारा OH हमारा होगा। इसको मिथाइल मिथाइल अल्कोहल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि एथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में डिफरेंस जो क्रिएट करेंगे, तो वो आप कैसे करेंगे, किस विधि द्वारा आप अलग करते हैं। यानी मेरे भाई दोनों को अलग करने की विधि हमारा क्या है मेरे भाई, यहां पर हम कहेंगे दोनों को अलग करने की विभेद हमारा करना है, तो दोनों को डिफरेंस करना है मेरे भाई, तो आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस पैदा करने के लिए, इन दोनों में जो विभेद हम लोग पैदा करते हैं, इसके लिए मेरे भाई जो टेस्ट करते हैं उसको हम लोग आइडोफॉर्म का टेस्ट कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसी से हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो आइडोफॉर्म परीक्षण यानी कि टेस्ट होता है जिससे इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल दोनों में डिफरेंस हम लोग पैदा करते हैं, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई। हाँ, C2H5SH हमारा मिथाइल इथाइल मरकैप्टेन होता है, जो कि हमारे LPG जो गैस होता है उसमें मिलाते हैं उसकी गंध को पता लगाने के लिए, ठीक है। चलिए, केमिकल फार्मूला वगैरह याद रखते रहिए, ये सब जितना डेटा बताते हैं ये सब को आपको धीरे धीरे करके याद रखना है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में बोला गया है, कौन सा मेरे भाई पादप कोशिका में, अब यहां पर बोला गया है कि कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रह करने में भूमिका होता है। तो मेरे भाई एक बात याद रखना है, अगर हम लोग प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं ना, यदि हम लोग यहाँ पर प्लांट सेल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल में एक सेल हमारा होता है, प्लांट सेल में एक सेल हमारा होता है मेरे भाई, जिसको अवर्णी लवक कहते हैं। यानी कि लवक लवक की अगर बात करते हैं तो हमारा 2-3 तरह का होता है, उसी में एक हमारा अवर्णी लवक होता है। अगर इस अवर्णी लवक की अगर हम बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस अवर्णी लवक की अगर बात करते हैं ये हमारा कलरलेस होता है। इसका कोई कलरलेस नहीं, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन ये अवर्णी लवक क्या करता है मेरे भाई, ये भोजन का संग्रह करता है। ये क्या करेगा, तो मेरे भाई भोजन का संपूर्ण संपूर्ण भोजन का संग्रह करता है, ऐसे लिखिए, ये संपूर्ण भोजन का संग्रह करता है। संपूर्ण भोजन का क्या करेगा, तो ये संपूर्ण भोजन का मेरे भाई यहां पर संग्रह करता है। संपूर्ण भोजन का संग्रह कहने का मतलब है मेरे भाई, इसमें वसा का भी संग्रह होगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट को ले लीजिए, वसा का संग्रह हो गया, कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ले लीजिए, प्रोटीन का संग्रह ले लीजिए, प्रोटीन का संग्रह ले लीजिए। मेरे भाई एक चीज आपको ध्यान रखना है, इन सभी का संग्रह हमारा इसमें होता है अवर्णी लवक में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, राइट। तो स्टार्च हो गया, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और तेल हमारा फैट है, यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश नाम मेरे भाई एकदम गलत दे रखा है, ये सब नाम होता है क्या, ये सब बायो मेरे भाई, जब इसको जब यहाँ पर किया जाता है ना, तो उस परिस्थिति में बाइलिंगुअल करने में इंग्लिश आपको गलत लिखा हुआ। तो चलते हैं आगे। नारियल के छिलका में तो सब लोग जानता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर तब तक करके बता दीजिए, हम थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, आप लोग आंसर करके बताइए इस क्वेश्चन के आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिए, हमको लगता है कि सभी लोग का आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी। इसके बारे में मेरे भाई कई बार हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और हम बता देते हैं गार्ड सेल के बारे में, एक चीज हम बता देते हैं जो कि नया है, गार्ड सेल की अगर बात करते हैं, इसको रक्षक कोशिका भी कहते हैं। रक्षक कोशिका जो होता है मेरे भाई, ये हमारा कहाँ पे, तो गार्ड सेल होता है किसमें, तो लीफ में होता है। लीफ से मतलब पत्ती की हम बात कर रहे हैं, प्लांट की जो पत्तियां होती है। तो मान लेते हैं कि प्लांट की जो पत्तियां होती है, वो प्लांट की पत्ती को अगर देखिएगा तो प्लांट की पत्तियां कुछ इस तरीके से होती हैं। अब इसी में मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे छोटे छोटे रंध्र होते हैं और छोटे छोटे छिद्र हमारे होते हैं, इसको हम लोग स्टोमेटा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी का अगर हम जूम फिगर अगर देखते हैं मेरे भाई, इसी का अगर हम जूम फिगर देखना चाहते हैं, तो हमारा क्या होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर एक्चुअली में जो स्टोमेटा हमारा होगा वो हमारा छिद्र कुछ इतना बड़ा होता है, ये हमारा हो गया, और इसके चारों तरफ मेरे भाई, इसके दोनों तरफ हमारा क्या, तो यहाँ पर गार्ड सेल लगा रहता है। यहाँ पर कौन सा सेल होगा, तो कहेंगे यहाँ पर इसके चारों तरफ यहाँ पर गार्ड सेल मौजूद होता है, यहाँ पर ये गार्ड सेल है, इसी को हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। ये क्या है, तो कहेंगे इसको हम लोग यहाँ पर गार्ड सेल कहते हैं, नाम से ही पता चलता है, इसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर गार्ड सेल कहते हैं, ये गार्ड सेल है।
और ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं ना मेरे भाई, ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहेंगे, तो हिंदी में हम लोग इसको रंध्र कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्टोमेटा कहते हैं। तो याद रखना मेरे भाई कि जो रंध्र को ओपन और क्लोज करता है ना, वो गार्ड सेल करता है। तो इस गार्ड सेल का कार्य क्या है, तो मेरे भाई ये फंक्शन इसके याद रहने चाहिए। गार्ड सेल का कार्य क्या होगा, ये क्या करता है मेरे भाई, रंध्र को क्या करता है, रंध्र को ऑपरेट करता है। ये रंध्र को क्या करता है मेरे भाई, तो रंध्र को यहाँ पर ऑपरेट करता है। रंध्र को क्या करेगा, तो उसको ऑपरेट करता है, यानी कि क्लोज या हमारा ओपन करता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और स्क्रीन का हमारा क्या होगा, तो उसमें लिग्निन होता है। स्क्रीन कायमा में क्या होगा, इसमें स्क्रीन कायमा में लिग्निन होता है। स्क्रीन कायमा में लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। और इसी लिग्निन के कारण क्या होता है मेरे भाई, हम कहेंगे जो तनाव वगैरह होता है, बीज का बाहरी आवरण होता है, वो सब हार्ड हो जाता है मेरे भाई। बीज का जो बाहरी आवरण आप देखते होंगे, बीज का बाहरी आवरण की अगर हम बात करते हैं, ये सब जो बीज का बाहरी आवरण हमारा कैसा होगा, कहीं हमारा कठोर यानी कि हार्ड हो जाता है। ठीक है, और पेरेन्काइमा में क्या होगा, ये जड़ तना में होता है और उसमें भोजन का संग्रह करता है। आगे मेरे भाई बता दीजिए, अगर श्वेत प्रकाश की बात करते हैं तो सूरज की प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहेंगे, लेकिन सूरज की प्रकाश में 7 रंग होता है, इसलिए 7 रंगों का मिश्रण हो गया। कांच के प्रिज्म पर मेरे भाई किसने गुजारा था, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण न्यूटन ने कराया था। तो मेरे भाई क्यों ऐसा हो जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर डिस्पर्सन ऑफ लाइट की हम बात करते हैं। अगर हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट की बात करते हैं, इसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहाँ पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहने का मतलब इसको हम लोग यहाँ पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। अगर डिस्पर्सन ऑफ लाइट को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसका कंसेप्ट जो दिया गया है मेरे भाई, वो किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना, ये न्यूटन साहब ने दिया है। ये सब याद रखना आपको। अब इन्होंने क्या किया, तो एक मेरे भाई यहाँ पर प्रिज्म लिया, और प्रिज्म जो लिया था वो प्रिज्म किसका था, तो कहेंगे ग्लास का था। प्रिज्म किस मटेरियल का, तो ग्लास का था। अब इस प्रिज्म पर क्या किया, तो सूरज की प्रकाश को गिराना शुरू कर दिया। जब इस प्रिज्म पर सूरज की प्रकाश गिरा, तो सूरज की प्रकाश मेरे भाई कैसी प्रकाश होती है, इसको हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। जब इसको गिराना शुरू किया, तो ये यहाँ पर सीधा नहीं निकल करके ये इस तरीके से यहाँ पर मुड़ना शुरू कर दिया। और कितने कलर में मेरे भाई विभक्त हो गया, तो 7 कलर में ऐसे करके। और इसको जब वर्ण पट्टी पर गिराया गया, यहाँ पर वर्ण पट्टी पर मेरे भाई गिराया गया, तो सबसे ऊपर में लाल कलर और सबसे नीचे में यहाँ पर वायलेट कलर, और इसीलिए हम लोग VIBGYOR पढ़ते हैं, जिसको हम लोग विविग्योर कह देते हैं। तो मेरे भाई सबसे अगर देखिएगा तो सबसे कम डेविएशन हमारा लाल कलर का, सबसे अधिक डेविएशन हमारा किसका, तो कहेंगे यहाँ पर वायलेट कलर का हो गया। अब मेरे भाई इसमें हुआ क्या कि किसी की गति कम हुई, किसी की गति ज्यादा हो गई। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि श्वेत प्रकाश मेरे भाई 7 रंगों में पूरे प्रिज्म में अलग अलग चाल से गुजरते हैं। 7 रंग समान चाल से, समान चाल तो नहीं होगा, क्योंकि समान चाल इसलिए नहीं होगा मेरे भाई, तो ऐसी परिस्थिति में हम अलग अलग चाल है, चूंकि तरंग दैर्घ्य सबका अलग अलग, तो चाल भी अलग अलग होगा, तो ये नहीं होगा। आगे कहता है कि इसमें प्रकीर्णत होगा, प्रकीर्णन नहीं हुआ मेरे भाई, तो ये गलत है। एक ही हमारा आंसर बचता है कि जो श्वेत प्रकाश हमारा था ना, वो 7 रंग में पूरे प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरा, इसीलिए मेरे भाई अलग अलग जगह पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। अब आप बता दीजिए, पदार्थ का प्रतिरोध पर बोला गया है, इस पर फोकस करना, पदार्थ का प्रतिरोध पर। तो मेरे भाई हमने आपको बोला था मेरे भाई, अगर हम प्रतिरोध की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्रतिरोध की बात करते हैं। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस हमारा जो होता है वो कितना होगा, तो R = ρ/L/A होता है। और मेरे भाई ये किन किन पैरामीटर पर रेजिस्टेंस निर्भर करता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये किस पर निर्भर करेगा, हम कहेंगे पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, जिसको रो से दिखाते हैं, लंबाई पर करेगा, एरिया पर करेगा, और साथ ही साथ मेरे भाई ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। यानी कितने पैरामीटर हो गए, तो 4 पैरामीटर हमारा हो गया। 3 पैरामीटर तो फॉर्मूला में ही है, एक अलग से तापमान हो गया। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस पूछा गया है, वो आपको कह रहा है कि रेजिस्टेंस, कह रहा है कि मेरे भाई ऊपर में है तो रेजिस्टेंस समानुपाती लंबाई का, दूसरा कहेंगे रेजिस्टेंस समानुपाती हमारा अलग मटेरियल का, रेजिस्टेंस वित्तोकर्मानुपाती हमारा किसका, तो मेरे भाई हम कहेंगे यहाँ पर हमारा एरिया का होगा,
और वित्तकर्मानुपाती अगर एरिया का होगा तो मेरे भाई कोई भी अगर तार होता है, समझना गौर से, ये सब कंसेप्ट है, अगर कोई भी तार है, इस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो जाहिर सी बात है पाई स्क्वायर होगा, या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर पाई बाय 4 डी स्क्वायर डायमीटर के टर्म में। तो मेरे भाई एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो रेजिस्टेंस हमारा होगा ये वित्तकर्मानुपाती एरिया की जगह पर, ये एरिया है, ये डायमीटर का स्क्वायर है, तो एरिया की जगह पर डायमीटर का स्क्वायर कर देंगे। या फिर हम क्या सकते हैं, जो रेजिस्टेंस हमारा होगा मेरे भाई, इस डायमीटर के स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो हमारा आर स्क्वायर लिखते हैं, या फिर आर स्क्वायर लिखेंगे। तो आपको बोला गया है मेरे भाई कि पदार्थ की प्रतिरोध, पदार्थ का जो प्रतिरोध हमारा है वो तार की त्रिज्या का अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होता है, तो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो भी नहीं करेगा। रेजिस्टेंस और त्रिज्या को देखिए तो ये भी तो कर्मानुपाती है, तो इसके बारे में तो हम लोग सोच भी नहीं करें, अनुक्रमानुपाती से छाड़ देते हैं। पदार्थ का प्रतिरोध जो है वो तार की लंबाई का वित्तकर्मानुपाती है। मेरे भाई पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो लंबाई का समानुपाती है, वित्तकर्मानुपाती थोड़ी है। खत्म। पदार्थ का जो प्रतिरोध है मेरे भाई लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती, तो पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो लंबाई का समानुपाती है। मेरे भाई यही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो गया, और आपसे सत्य पूछ रहा तो आप आंसर यहां पर सी करेंगे करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये तो सबको पता होगा, खट्टा जो दूध होता है वो लैक्टिक एसिड, मेरे भाई इसमें कुछ बताना है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि टूथपेस्ट की हम बात करते हैं। मेरे भाई टूथपेस्ट कैसी प्रकृति का होना चाहिए, आपको एक चीज ध्यान रखना है मेरे भाई। अगर हम अपने मुंह की बात करते हैं, अगर हम अपने मुंह की बात करते हैं मेरे भाई, हम लोग जो कुछ भी भोजन वगैरह करते हैं ना, तो भोजन जब सड़ता गलता है हमारे मुंह में तो एसिडिक हो जाता है। तो हमारा जो मुंह होता है मेरे भाई एसिडिक होता है। हमारा मुंह कैसा होगा, तो ये एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है। अब मेरे भाई जाहिर सी बात है कि अगर हमारा मुंह अम्लीय हो गया, एसिडिक हो गया, तो हम लोग सुबह में क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, और अम्ल को कौन काटेगा, तो क्षार काटेगा। इसलिए पेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं वो पेस्ट हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है, और अम्ल को क्या करता है, खत्म कर देता है, क्योंकि अम्ल को क्षार ही काट सकता है। तो इस एसिडिक अगर हो गया तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, तो हम लोग यहाँ पर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ये टूथपेस्ट हमारा जो होता है ये किस प्रकृति का होगा, कहेंगे क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, तभी उस अम्ल को खत्म कर देता है। अगर आप 10 दिन 20 दिन अगर मुंह नहीं धोइएगा, आपका मुंह इतना अम्लीय हो जाएगा, इतना अम्लीय हो जाएगा कि मेरे भाई ऐसे केस में स्कर्वी डिजीज होगा और आपके दांत टूट के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग ब्रश करते हैं, और टूथपेस्ट हमारे क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि अम्ल अगर है तो उसको क्षार ही काट सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर टूथपेस्ट किस प्रकृति का होगा, तो कहेंगे क्षारीय होगा। आंसर करेंगे सी, आंसर करेंगे मेरे भाई यहाँ पर सी हमारा राइट हो जाएगा। हंस रही है लड़की सोनम। चलो आगे कहता है कि जब दो आयन का विनिमय होता है, मेरे भाई कितने आयन का विनिमय हो रहा है, तो दो का। जब दो आयन का विनिमय होता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो मेरे भाई ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक आयन का विनिमय अगर होगा तो उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर दो आयन्स का आदान प्रदान होता है, कितना आयन्स, दो आयन्स का आदान प्रदान होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये अवक्षेप देता है, कितनी बार बता चुके हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई। यदि किसी दीवार की बात कर रहा है, यदि किसी दीवार की बात कर रहा है और दीवार के दोनों पृष्ठ की बात कर रहा है, और दोनों पृष्ठ दोनों तरफ के तापमान में अंतर इतना है, यानी आप ऐसे समझिए, मान लेते कि हमारा ये घर है और घर की दीवारें होती है ना, तो घर की दीवारें मान लेते हैं इतनी मोटी है, ये घर की दीवारें हैं, और घर की दीवारें क्या है, तो मेरे भाई इतनी मोटी है, ये बात मान करके चलना है। ठीक है, और इसको इसी तरीके से एनालिसिस करके हम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं घर की दीवारें हैं, और जो घर की दीवारें हैं मेरे भाई, तो ये इतनी मोटी है, इस बात को आप समझिए। ये क्या, तो कहेंगे यहाँ पर घर की दीवारें हैं, और जो घर का जो स्लैब है ना मेरे भाई, वो इतना मोटा है, दीवार इतना मोटा है। ये क्या, तो कहेंगे यहाँ पर घर की दीवार है जो कि इतनी मोटी है। तो मेरे भाई ये क्या, तो कहेंगे यहाँ पर घर की दीवारें हैं, ये घर की दीवार है, और जो घर की दीवार है जिसको वाल कहते हैं वो इतनी मोटी है। ठीक है, उसका एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है मेरे भाई। इसके एक साइड का जो तापमान है ना, वो कुछ एक साइड के तापमान, दोनों पृष्ठ का तापांतर हमारा 100 डिग्री से बढ़ करके 200 डिग्री हो रहा है। यानी कहने मतलब यहाँ का तापमान और यहाँ का तापमान, देखो तापांतर का मतलब क्या होता है समझते हैं। तापांतर अगर कहीं पर लिखा गया है, अगर मेरे भाई तापांतर बोला गया है, तो तापांतर का मतलब ताप में अंतर, यानी टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहा है। इसका मतलब है मेरे भाई टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहा है।
टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहा है। तापांतर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहा है, और टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग डेल्टा टी से दिखाते हैं। किससे? तो मेरे भाई डेल्टा टी या dt से दिखाते हैं। तो यहां का तापमान मान लेते हैं, मेरे तापांतर हमारा कितना, तो कहेंगे 100 डिग्री से बढ़कर कितना हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ का तापमान मेरे भाई, यहाँ पर हमारा तापमान हायर टेम्परेचर और यहाँ का तापमान हमारा लोअर टेम्परेचर है। अब इन दोनों में ताप में जो अंतर हमारा है, ये ताप में जो अंतर हमारा, उसको डेल्टा टी से दिखाएंगे। अगर मेरे भाई यहाँ का तापमान मान लेते हैं, यहाँ का तापमान मान लेते हैं हमारा कितना है, ज्यादा तापमान है, यहाँ का तापमान कम है, तो ताप में अंतर होगा। और ताप में अंतर को हम डेल्टा टी से लिखें कि dt से लिखें, क्या फर्क पड़ता है? आप इसको ऐसे लिखिए या फिर डेल्टा टी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कह रहा है कि इस ताप में अंतर का मान बढ़ रहा है, यानी कि तापांतर का मान बढ़ रहा है। तो मेरे भाई तापांतर का मान बढ़ेगा कैसे, वो सोचना पड़ेगा आपको। तो तापांतर का मान अगर यहां पर बढ़ रहा है, तो मेरे भाई ताप में अंतर अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब लोअर टेम्परेचर और घट रहा है, तापमान और घट रहा है। ताप में अंतर तभी बढ़ेगा जब, ताप में अंतर तभी बढ़ेगा जब हमारा तापमान और घटेगा। जिससे आप समझिएगा, ये सब कंसेप्ट है। अगर मान लेते कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा था, अब 100 डिग्री से मान लेते कि हमारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, बताओ ताप में अंतर कितना होगा? ताप में अंतर को डेल्टा टी लिखेंगे। कितने का अंतर है दोनों में, डिफरेंस कितने, तो कहोगे 50 का। अब मेरे भाई अगर ताप में अंतर को बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटाते घटाते हम मान लेते 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर के आ गए। तो मेरे भाई ताप को घटाए, तो तापांतर अब यहां देखेंगे, तो यहां तापांतर देखेंगे, तो यहां पर ताप में अंतर क्या हो गया, तो मेरे भाई हम कहेंगे 80 में से 20 जाएगा तो हमारा, 100 में से 20 जाएगा तो 80 डिग्री हो गया। तो ताप में अंतर बढ़ने का मतलब ये होता है। तो तापांतर बढ़ना मतलब ताप का घटना, तापांतर बढ़ना मतलब ताप का घटना, ठीक है। तो ताप का मेरे भाई घटना, हम कहेंगे तापांतर हमारा बढ़ता है। तो यहां पर जितना ही ये घटता चलेगा उतना ही तापांतर बढ़ेगा। लेकिन जो ताप में अंतर है मेरे भाई, ये जो ताप में अंतर है, हम डेल्टा टी की बात करते हैं, ये जो ताप में अंतर क्वेश्चन में बोला है, ये ताप में अंतर मेरे भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहले था, पहले 100 डिग्री था। अब 100 डिग्री से ये कितना होगा मेरे भाई, तो यहां पर 100 डिग्री से बढ़ करके ये हमारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 100 से बढ़ करके 200 हमारा हो गया। यानी कहने वाला जो ताप में अंतर है वो 100 से बढ़ करके 200 हो गया मेरे भाई। तब आपसे कह रहा है कि बताइए उसकी ऊष्मीय चालकता क्या होगी। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अगर है ना, उसका अपना ऊष्मीय चालकता होता है। और पदार्थ की प्रकृति, ये के क्या है, तो कहेंगे इसकी ऊष्मीय चालकता है, ये ऊष्मीय चालकता है, ये ऊष्मीय चालकता की हम बात करते हैं। अब जितनी भी पदार्थ है सबकी ऊष्मीय चालकता होती है। और ऊष्मीय चालकता मेरे भाई किस पर निर्भर करेगा, आपको ध्यान रखना, केवल और केवल केवल ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। केवल ये किस पर, तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब मेरे भाई पदार्थ अगर अलग अलग होगा तो के का मान अलग अलग होगा, पदार्थ अलग अलग होगा तो हम कहेंगे ऊष्मीय चालकता अलग अलग होगा। जैसे लोहा है, स्टील है, डायमंड है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सब पदार्थ अलग अलग है, सबका उसमें चालकता का मान अलग अलग होगा। लेकिन अगर कोई 2 ग्राम सोना है, कोई 2 किलो सोना है, दोनों का सेम होगा, क्योंकि पदार्थ सेम है, उसमें चालकता सेम होगा। दूसरी बात ध्यान रखना कि उसमें चालकता का मान जितना अधिक होता है ना, वह उष्मा संचरण फास्ट करता है। जिसका उसमें चालकता का मान कम होगा ना, उष्मा संचरण स्लो करता है। तो मेरे भाई इस उष्मीय चालकता को इसके तापांतर से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम कहेंगे मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में कि उसमें चालकता केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसके ताप में अंतर से उसको कोई लेना देना नहीं है। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे मेरे भाई, 1 मिनट थोड़ा वेरीफाई करते हैं, ठीक है। हो सकता है मेरे भाई कि चेंज कर सकता है, देखते हैं, एक रिलेशन से चेक करते हैं, हो सकता है क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हो, हम एक बार वेरीफाई करते हैं। Q बराबर हमारा होता है के ए डी टी अपन में डी एक्स। इसको हम चेक नहीं किए थे और यहाँ पर देखने लगे थे। मेरे भाई क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि Q इंटू डी एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड करके किससे, तो यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर एरिया हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा K इंटू डी टी हो जाएगा, तापमान में अंतर और ये उसमें चालकता। और इसको मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर कांस्टेंट, इसको मान लेते हैं कांस्टेंट, तो K इंटू डी टी बराबर हो गया कांस्टेंट। अब K इंटू डी टी बराबर अगर कांस्टेंट हो गया तो K मेरे भाई वित्तोकर्मानुपाती हो गया किसका, तो तापमान में अंतर का। मेरे भाई इसी रिलेशन पर ये क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको गलत दे रखे थे बुक में, ठीक है। ये ठीक है कि ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा,
साथ साथ तापांतर पर भी निर्भर करेगा। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, चूंकि हमने आपको ये चीज दिखा दिया मेरे भाई, किसी भी दीवार में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि द्वारा होता है, इसलिए चालन विधि द्वारा हम एक क्वेश्चन को यूज किए। डेल्टा टी के तापमान में अंतर है और इसी को सेपरेट किए तो हमारा के में रिलेशन ये आ गया, के इंटू डी टी बराबर कॉन्स्टेंट, तो के और डी टी हमारा उल्टा रिलेशन हो गया दोनों में। अब यहां पर बात करते हैं मेरे भाई क्या होगा, तो यहां पर हम इसको यहां पर तोड़ते हैं और हम कह रहे हैं मेरे भाई यहां पर हमारा क्या हो रहा है कि यहां पर हम कहेंगे के हमारा तापमान में अंतर यानी कि dt का ऐसा रिलेशन होगा। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, उसमें चालकता हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि बाद का उसमें चालकता और पहले का उसमें चालकता, यानी K2 अनुपात में हम K1 कर देते हैं। इसको क्या लिखेंगे मेरे भाई, तापमान में अंतर 2 और तापांतर, सॉरी ये वित्तकर्मानुपाती है तो 1 होगा। ये हमारा तापांतर हमारा 1 और तापांतर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर 2 हो गया। तो मेरे भाई हमारा ताप में अंतर को याद रखना, ताप में अंतर को डिग्री सेल्सियस में लिखिए कि केल्विन में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम है देगा। तो यहाँ पर तापमान में अंतर को बदलने की जरूरत नहीं है। अब मेरे भाई पहला जो हमारा ताप में अंतर दे रखा है वो डेल्टा टी दे रखा है और इसको T1 कहेंगे और ये 100 डिग्री है। और ये हमारा कितना, तो मेरे भाई हम कहेंगे यहाँ पर डेल्टा T2 की बात करेंगे और ये हमारा 200 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। आपको बाद में बता देंगे कि नीचे कैसे इसको याद रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा T1 डेल्टा T2 कितना है, तो डेल्टा T1 मेरे भाई हम कहेंगे ये हमारा 100 होगा, क्योंकि ताप में अंतर को डिग्री सेल्सियस में रख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, केल्विन है तो केल्विन में रख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और डेल्टा T2 हमारा कितना, तो कहेंगे हमारा 200 है, 2 0 कट जाएगा, कितना होगा मेरे भाई, तो ये हमारा हाफ हो गया। यानी कहने का मतलब है हम यहाँ से कह सकते हैं मेरे भाई कि जो K2 हमारा होगा ना वो हमारा हाफ इंटू K1 होगा, यानी जो उसमें चालकता होगा मेरे भाई वो पहले का आधा हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर मेरे भाई टोटली रॉन्ग दे रखा था, यानी इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर मेरे भाई ये भी करेंगे, इसकी आधी हो जाएगी इसकी वैल्यू, उसमें चालकता का मान आधा हो जाएगा, ये आंसर होगा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ये सब को आप नहीं करा पाएगा सर जी। एप्लीकेशन पर जो भी ऑनलाइन बैचेज बीपीएससी के लिए है उनको अखंड ज्योति बैच ही लाइव दीजिए प्लीज। अखंड ज्योति बैच ही तो मेरा लाइव चलता है, सिर्फ अखंड ज्योति बैच ही तो मेरा लाइव चलता है सुभाष जी। अखंड ज्योति बैच हमारा लाइव चलता है, जिसको भी थ्योरी की क्लासेस करनी है अखंड ज्योति बैच से जुड़िएगा, आपको हर एक चीज मिल जाएगा, सब कंसेप्ट हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं, हम आपको शॉर्ट में मेरे भाई एक चीज हम आपको यहाँ पर नोट करा देते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे पूरे के तरीके से मेरे भाई ध्वस्त हो गए होंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई ध्वस्त हो, क्योंकि इतना जो हम पॉइंट्स वगैरह लिखते हैं ना, ये मेरा रहता है टारगेट कि आप बुझ जाइए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब समझते हैं यहाँ पर मेरे भाई जिंदगी भर के लिए आप याद रखिएगा जो हम यहाँ नोट करके लिख रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में कभी गलतियां नहीं होगी, ध्यान करना। सबसे पहला चीज है मेरे भाई, अगर हम ऊष्मीय चालकता की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, ऊष्मीय चालकता की बात करते हैं। ऊष्मीय चालकता को के से दिखाते हैं, और याद रखना मेरे भाई इसका ऐसा यूनिट जरूर याद रखिए, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, और ऐसा यूनिट क्या होगा, तो वाट पर मीटर केल्विन होता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। अगर ऊष्मीय चालकता के पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट मेरे भाई, ऊष्मीय चालकता किस पर निर्भर करेगा, तो कहेंगे ऊष्मीय चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये किस पर, तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन सबसे अधिक अगर उसमें चालकता किसी का होता है तो डायमंड का होता है। सबसे अगर कम होता है किसी का उसमें चालकता, तो मेरे भाई हवा का होता है। तो आपको ध्यान रखिए, ये नोट जो हम लिख रहे हैं ना, ये काफी काम का है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है मेरे भाई, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जो उसमें चालकता होता है ना वो तापांतर पर निर्भर करता है, यानी के इंटू डेल्टा टी बराबर कांस्टेंट, और हम कहेंगे के वित्तकर्मानुपाती तापमान में अंतर डेल्टा टी का, के वित्तकर्मानुपाती ताप में अंतर डेल्टा टी का। आप डेल्टा टी लिखिए कि डी टी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दो को चीज आप याद रखना, इस पर क्वेश्चन श्योर में आता है मेरे भाई, हम लोग तो बनाए हुए हैं इस पर, इसीलिए हम आपको बता दिए ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर आपको टोटली रॉन्ग दे रखा था। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इससे ध्यान में रखेंगे। और उसमें चालकता का मान सबसे अधिक किसका, तो डायमंड का, और उसमें चालकता का मान सबसे कम किसका, तो हवा का होता है। जिसमें उसमें चालकता का मान अधिक होगा, नहीं सर ऑफलाइन वाला बैच ही 4 दिनों तक आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, पता नहीं कौन सी क्लासेस में जा रहा है, हम भी परेशान हैं। पता नहीं टेक्निकल टीम कौन कौन से क्लासेस में क्या लाइव कर देता है, हमको खुद नहीं पता चलता है, ठीक है।
नियुक्ति जो आपका अखंड ज्योति बैच है ना, वो अलग से ही चलेगा, उसको तो अलग से पढ़ाएंगे, पता नहीं क्या क्या लाइव हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जो अभी बताया ना, ये कंसेप्ट बड़ा काम का, इसको दिमाग में बिठा के रखिए। इसी पर ही आधारित क्वेश्चन दे रखा था, इसके आंसर्स गलत दे रखे थे, सही कर लेना, ठीक है। चलो इतना तो हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मेरे भाई एकदम खतरनाक है, ये क्वेश्चन भी एकदम खतरनाक है। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर करके बता दो, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हो। आंसर करो तो। सोनम जी कह रही हैं अब नींद आ रहा है। अब नहीं आ रहा है, अब नींद आ रहा है कि अब नहीं आ रहा है? ये ऑफलाइन वाला बैच, अच्छा 4 दिनों से, अच्छा उसकी बात कर रहे थे, हमको लगा नींद नहीं, अब नींद आ रहा है। आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए क्या करना है। आज तो क्वेश्चन मेरे भाई एकदम लेवल का है। देखो डायमंड का याद है 2300, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। सी इज राइट। कंसेप्ट भी तो पता होना चाहिए ना। कितने लोग आंसर सी करते हो राइट? आंसर तो वैसे सी ही राइट होगा, लेकिन उसके पीछे कंसेप्ट है। इसमें दो तरह का क्वेश्चन बनता है और दोनों के आंसर्स अलग अलग होंगे। हम आज दोनों तीनों के क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। दो तीन तरह का इस पर क्वेश्चन बनता है, दोनों तीनों क्वेश्चन हम बताएंगे, और एग्जाम में वही दोनों तीनों पूछता है, ठीक है। ये सी तो जिनका भी है राइट है। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत चल रहा है, दिक्कत हो रहा है? आज का क्वेश्चन लेवल का है ना। आज तो लग रहा है कहीं एक दो न रात बज जाए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन डाल देता है कि बस आप जो है इसमें खेलते रहिए बैठ कर रखे हैं। वैसे इधर खींचने में समय नहीं लगेगा, इधर इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में पकड़ के दे दिया था, रेल दिया है पकड़ के क्वेश्चन। चलिए ये सब क्वेश्चन तो मेरे भाई करा चुके हैं, तो ये सब हो जाएगा, तुरंत तुरंत कर लोगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो हो जाएगा तुरंत खत्म, ठीक है। चलो देखते हैं, करा ही देते हैं। मेरा मन कर रहा था कि छोड़ दें, तुम लोग अगर साथ नहीं देगा तो छोड़ियो देंगे, ठीक है। कंसेप्ट बताया है ना पहले। हाँ, जो हमसे पढ़ रहा होगा उसको पता होगा कंसेप्ट, जो नहीं पढ़ रहा होगा तो उसको तो कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए बता देते हैं। अब देखिए, ये बॉब का एक क्वेश्चन हमारा हमेशा आता है, सिंपल पेंडुलम लिखा हुआ है ना। ये मेरे भाई लोलक का गोलक, यानी कहने का मतलब सिंपल पेंडुलम को कहते हैं। इस लोलक के गोलक में क्या भरा हुआ है? तो पाड़ा भरा हुआ है। ये गोलक, गोलक इसी को कहते हैं, इसमें पाड़ा भरा हुआ है, मरकरी। और मेरे भाई कहता है कि इसमें क्या भरा हुआ है, तो कहेंगे इसमें पाड़ा भरा हुआ है शुरुआती में, ठीक है। यहां तक दिक्कत नहीं है। आगे कहता है कि जब उसकी तली में एक छिद्र कर देते हैं, यानी यहां पर एक छोटा सा होल कर देते हैं, तो मेरे भाई तब क्या होगा? तो संपूर्ण पारा बहने लगता है। तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? ये तो एक बात मेरे भाई समझिए, ये कंसेप्ट समय समय लगेगा और पेशेंस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। इजी है क्वेश्चन, पूछू बनाओ तो। चलो यहाँ तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं मेरे भाई। लोलक के गोलक में, चलो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व ही कर देते हैं। एक्चुअली में क्या है कि हमारा यहाँ पर क्या तो कहेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। ये सिंपल पेंडुलम है, और ये जो सिंपल पेंडुलम है, इससे एक बॉब लटका हुआ है। यहाँ पर क्या लटका हुआ? तो एक बॉब लटका हुआ है, ऐसे करके देखेंगे, समझे ना। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बॉब लटका हुआ है। अब मेरे भाई इस बॉब में क्या है? तो पाड़ा भरा हुआ है, इस बॉब में पाड़ा भरा हुआ है। लेकिन अगर मेरे भाई बॉब हमारा ऐसे से करेगा, ऐसे से जाएगा आएगा जाएगा आएगा, तो इसका आवर्तकाल होगा, ये तो सबको पता होगा। अगर इसकी लंबाई एल है तो आवर्तकाल 2 पाई रूट अंडर में एल बाई जी होगा। ये किसको नहीं पता है? एक एक बच्चा को पता होगा। लेकिन मेरे भाई इसमें से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये लंबाई कौन सी लंबाई होती है। ये जो लंबाई हम लोग लेते हैं ना, ये जो सेंटर होता है, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका है, जो इसका सीजी होता है इस बॉब का मास की वजह से, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर के जो फिक्स मारा होता है वहां तक की लंबाई होती है। ये जो लंबाई होती है, ये जो बॉब की लंबाई होती है, सिर्फ ये लंबाई नहीं होता है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, यहां तक जाता है।
यहाँ यहाँ की बात कर रहा है, ये इसको CG कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को CG कहते हैं। ये यहां से लेकर के यहाँ तक की लंबाई होती है। तो मेरे भाई एक बात आप बता दीजिए कि जो आवर्तकाल हमारा T है ना, ये 2πg वगैरह कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे √L का होगा। ठीक है, ये तो हमारा इनिशियल कंडीशन में है। अब यहां पर क्या हो रहा है उसको समझते हैं। अब मेरे भाई कह रहा है यहां पर एक छोटा सा छिद्र कर देते हैं। तो चलो दूसरा केस हम बना करके दिखाते हैं। सेकंड, ये तो पहला केस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड केस में चलो हम लेकर के चलते हैं। और सेकंड केस में क्या करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर एक बॉब है और इस बॉब में एक थोड़ा सा छेद कर देते हैं। अगर मेरे भाई इसमें पाड़ा भर देते हैं पहले, चलो इसमें पाड़ा हम फिर कर दी, ये पाड़ा उतना ही बड़ा बॉब है, उतना ही बड़ा बॉब है, छोटा नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन इसमें पाड़ा भर दिए हैं, इसमें पाड़ा भर दिए, पाड़ा भरा हुआ है। लेकिन पारा जो भरा हुआ है मेरे भाई, ये पाड़ा इसके अंदर भरा हुआ है। अब यहां पर छोटा सा छिद्र कर देते हैं इसमें। अगर छोटा सा छिद्र करेंगे यहां पर, छोटा सा छिद्र अगर करेंगे, तो मेरे भाई जो पारा इसके अंदर भरा हुआ था ना, वो पारा नीचे गिरने लगेगा। वो पारा मेरे भाई नीचे गिरने लगेगा। ये क्या गिर रहा है, तो पारा। इसमें क्या भरा हुआ था, तो मेरे भाई पारा यानी कि मरकड़ी। अब जैसे ही छोटा सा छिद्र करेंगे ना, तो ये पारा नीचे गिरने लगेगा। अब पारा जब नीचे गिरेगा तो सारा मास नीचे आना शुरू करेगा। मेरे भाई बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन है। अगर पारा नीचे गिरेगा ना, तो मास सारा का सारा नीचे आने लगेगा। जब मारा मेरे भाई मास सारा का सारा नीचे आने लगेगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले ये था, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा नीचे आ जाएगा। एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मेरे भाई। जैसे ही छिद्र से पारा नीचे जाएगा ना, तो मास उसका सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि सारा पारा नीचे आने लगा, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया। जब सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया मेरे भाई, तो इसकी लंबाई पहले सेंटर से थी, अब सेंटर की लंबाई कितनी होगी, तो ये हो गई। तो मेरे भाई अब जो इसकी लंबाई होगी, इस लंबाई को हम कह देते हैं L डैश। और यहां पर क्या मिला हम लोगों को, यहां पर मिला जो L डैश है हमारा L से क्या है, तो ज्यादा है। अगर L डैश L से ज्यादा हो गया, तो मेरे भाई इसका आवर्तकाल के लिए क्या लगाएंगे, इसका आवर्तकाल हम लोग क्या लिखेंगे, आवर्तकाल कहेंगे यहां पर समानुपाती हमारा L डैश का हो जाएगा। अब ये L डैश हमारा अगर बढ़ गया, तो आवर्तकाल तो बढ़ जाएगा ना मेरे भाई। तो आवर्तकाल बढ़ गया, तो ये वहां पर यही चीज कह रहा था कि अगर मान लेते कि पहले ये सिचुएशन था, तो लंबाई ये था, आवर्तकाल ये। लेकिन जैसे ही पारा नीचे गिरने लगा, तो पारा नीचे आने लगा, नीचे आने लगा। तो मेरे भाई इसका जो सेंटर ऑफ मास पहले लंबाई यहां से यहां तक था, वो लंबाई मेरे भाई बढ़ करके नीचे आ जाएगा। जब लंबाई बढ़ गया, जब लंबाई यहां पर बढ़ गया, L डैश बढ़ गया, ये बढ़ गया, लंबाई अगर बढ़ गया, तो आवर्तकाल मेरे भाई बढ़ जाएगा। ऐसा हो गया। अब एक और केसेस में आएगा, 3 केसेस में आपको समझना पड़ेगा। यहां पर क्या करते हैं, तो यहां पर मेरे भाई ये हमारा सिंपल पेंडुलम, तो यहां पर तो पता चल गया कि अगर वो नीचे गिरने लगेगा, बहने लगेगा, तो आवर्तकाल बढ़ेगा। ये तो पता चल गया कि पहले वो बढ़ेगा, फिर क्या होगा उसको समझते हैं। अब होगा क्या मेरे भाई, तो यहां पर फिर से हमारा वही बॉब है। अब इस बॉब की अगर हम बात करते हैं ना, कहां चला गया भाई, इस बॉब की अगर हम बात करते हैं ना, ये पूरी तरीके से अब हमारा खाली हो गया। ये बॉब जो है मेरे भाई, ये पूरी तरीके से हमारा क्या होगा, तो कहेंगे बहते बहते खाली हो गया। जाहिर सी बात, छेद करिएगा तो बहते बहते खाली होबे नहीं करेगा। अब इसमें पारा है ये नहीं, सब पारा नीचे बह गया। जब सब पारा नीचे बह गया मेरे भाई, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास पहले पारा की वजह से नीचे था, पहले पारा भरा हुआ था नीचे था, अब सेंटर ऑफ मास मेरे भाई और ऊपर चल गया, ये बॉब ऊपर खिंचा जाएगा, तो इसकी लंबाई फिर घट जाएगी। अब यहां पर हम कहेंगे ये L डबल डैश हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, अब ये जो लंबाई है वो आपका टाइम पीरियड के साथ में समानुपाती अंडर रूट में L डबल डैश होगा। और हम लोग यहां पर कहेंगे कि जैसे ये खाली हो गया ना, जिसका सेंटर ऑफ मास और ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। भरा हुआ था तो इसके सेंटर पर था, और जब निकलना शुरू किया तो नीचे, जब गिरना शुरू किया तो मास नीचे आने लगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आया, तो लंबाई बढ़ गया, लंबाई बढ़ा तो आवर्तकाल बढ़ गया। अब जैसे ही खाली हुआ ने फिर ऊपर चढ़ गया, जब ऊपर चढ़ेगा मेरे भाई, तो फिर ये लंबाई घट गया, लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। इसीलिए पहले बढ़ा, फिर आवर्तकाल घटा, हमारा ये तीनों केसेस में आपको बुझाएगा। तो मेरे भाई बताओ, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि नहीं था? सर सोनम जी, आप मैथ साइंस वाले बैच में हैं या अखंड ज्योति बैच में, बताओ ना प्लीज। सुभाष जी, मेरे अखंड ज्योति बैच में जो नहीं है, अखंड ज्योति बैच को जरूर करिएगा। उसमें तरीके से हर चीज होगा लास्ट मोमेंट तक, ठीक है। अब तुम किस बैच में, हमको आइडिया नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं। अब H2O2 है, उसका ऑक्सीकरण कराते हैं। देखिए किसी का भी ऑक्सीकरण कराएंगे, किसी का भी ऑक्सीकरण कराते हैं मेरे भाई, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि, या ऑक्सीकरण में हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा।
ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और H2O2 जो हमारा यहां पर दे रखा है ना, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से जानते हैं। ये हाइड्रोजन क्या है तो मेरे भाई हम कहेंगे पेरोक्साइड की हम बात करते हैं। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमारा होता है, याद रखना मेरे भाई, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की अगर हम बात करते हैं, याद रखना मेरे भाई, ये हमारा क्या होगा तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है तथा रिड्यूसिंग, क्वेश्चन पूछता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तथा रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, ये दोनों होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तथा रिड्यूसिंग एजेंट हमारा दोनों होता है। H2O2 की बात करें, क्वेश्चन पूछता है, ये हमारा ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों का, हिंदी में कहेंगे ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों का, ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होता है। दूसरी बात समझना है, अगर मेरे भाई इस H2O2 की हम बात करते हैं और इसका जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मेरे भाई, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन हमारा क्या होगा तो मेरे भाई यहां से टूटेगा, 2H+ होगा और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी ऑक्सीकरण होता है, जब कभी भी मेरे भाई ऑक्सीडेशन होता है, जब कभी भी ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है तो कहेंगे यहां पर लॉस होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो H+ हमारा बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड बचेगा मेरे भाई, वो ऑक्सीजन सिर्फ हमारा अलग हो जाएगा। तो हम कहेंगे इस परिस्थिति में O2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई ये चीज हमें प्राप्त होगा चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल गया। आगे चलते हैं, अगला मेथॉक्सी मीथेन और एथेनॉल। मेरे भाई ये मेथॉक्सी मीथेन एक साथ होगा, मेथॉक्सी मीथेन एक साथ होगा और एथेनॉल की बात करते हैं ये दोनों एक साथ होगा। मेरे भाई इसके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। मेथॉक्सी मीथेन और एथेनॉल का जो फंक्शनल ग्रुप हमारा OH होता है, दोनों में सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप हमारा मेरे भाई जैसे एल्डिहाइड का CHO होता है, वो अल्कोहल का OH होता है, ये सब सेम होगा इसमें, इसीलिए बोला। आगे चलते हैं, आवर्त सारणी का मेरे भाई आवर्त गुण कौन सा, आवर्त गुण नहीं, आवर्ती गुण कौन सा है तो मेरे भाई गुण नहीं है। हम लोग जानते हैं हमारी आवर्त सारणी में सबकी वैलेंसी होता है और सबका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी पढ़ते हैं, लेकिन मेरे भाई रेडियो धर्मिता का कोई कंसेप्ट हमारा नहीं है। आंसर करेंगे। आगे चलते हैं, अगला निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति हमारा क्षारीय होगा तो मेरे भाई ये तो हमारा प्रबल अम्ल होगा, नहीं है। ये तो प्रबल अम्ल होगा, नहीं। ये हमारा प्रबल क्षार होगा, तो यही आंसर करेंगे। तो एक ही लाइन में आंसर पकड़ा गया। आगे चलते हैं, निम्न से कौन सा बताता है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा में एक विशेष क्रम में भरा जाता है। मेरे भाई जब भी इलेक्ट्रॉन को कक्षा में भरना है ना स्टेबिलिटी के लिए, याद रखना एक अगर राइट होगा तो एक लेफ्ट होता है, और अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 को कक्षा भराएगा। तो हम लोग इस तरह से अफबाउ प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके भरते हैं। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन को कक्षा में जो भरने का जो विशेष क्रम होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल होता है। नियासिन हमारा विटामिन B3 को कहेंगे मेरे भाई। विटामिन B3 यहां भी है, विटामिन B3 यहां भी है। इसका मतलब मेरे भाई एक को काट दीजिए, किसी को एक ही आंसर कोई कर लीजिए। आगे चलते हैं, ये सब बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये भी कंसेप्ट, 2 ओम 3 ओम के 2 प्रतिरोध है मेरे भाई। एक प्रतिरोध हमारा R1 और दूसरा प्रतिरोध हमारा R2। तो ये हमारा R1 और ये हमारा R2, और ये दे रखा है कितना तो कहेंगे 2 ओम, और ये दे रखा है कितना तो मेरे भाई 3 ओम। अब कह रहा है कि इसको 15 वोल्ट बैटरी से जोड़ दीजिए। अगर इसको हम लोग 15 वोल्ट बैटरी से जोड़ेंगे, यहां पर हम बैटरी कनेक्शन करेंगे और एक प्लस होगा एक माइनस होगा, यहां पर हम कहेंगे 15 वोल्ट बैटरी से इसको जोड़ दिए। अब कहता है कि हमें यह बताइए कि मेरे भाई जब करंट चलना शुरू करेगा यहां से, जब करंट चलना शुरू करेगा यहां से, जब करंट चलना शुरू करेगा यहां से, हमें बताओ ये सीरीज में है कि नहीं है। बिल्कुल है। तो मेरे भाई एक बात हम लोग जानते हैं कि जब हम श्रेणी क्रम समूहन की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, श्रेणी क्रम समूहन की बात करते हैं, तो मेरे भाई करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, करंट का मान कांस्टेंट होगा। लेकिन वोल्टेज मेरे भाई नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वोल्टेज का मान अलग अलग होगा, यानी कि अलग अलग रेजिस्टेंस में वोल्टेज अलग अलग होगा। इसमें V1 इसमें V2 कह देंगे, लेकिन करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, क्योंकि सीरीज में है। करंट मेरे भाई टोटल करंट का मान कांस्टेंट होगा। अब टोटल करंट निकालने के लिए फॉर्मूला I = V अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज हमारा 15 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और ये हमारा कितना कहेंगे हमारा 3 एम्पियर करंट। तो मेरे भाई 3 एम्पियर जो करंट है ना, इसके मान में कभी परिवर्तन नहीं हो, चुकी सीरीज में है। तो जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें पास करेगा। तो चाहे आपको R2 में बोले कि आपको R1 में बोले, दोनों में से किसी में भी बोलेगा तो कहेंगे 3 एम्पियर करंट जाएगा, क्योंकि करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरे भाई कितना जाएगा तो कहेंगे 3 ही ओम होगा।
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। न्यूलैंड्स तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान व्यवस्थित किया था और ये अष्टक नियम भी दिया था। स्टेटमेंट तो इनका सही है, गलत को चूज करना सही है। ये तो सोडियम लिथियम के बाद 8वां होगा मेरे पास, सोडियम का 11, लिथियम का 3, तो 3 और इसके बीच में कितने गैप, तो 8 का, तो 8वां होगा, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां होगा मेरे भाई, कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां होगा क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम चौथा और कैल्शियम हमारा 20वां है, तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन कितना है ये? 32 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, तीसरा और चौथा, तो कैल्शियम जो है यहां पर बेरिलियम के बाद 8वां है। अगर हम लोग देखते हैं यहां पर मेरे भाई, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम यहां पर हो गया। और बेरिलियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम तो ये कहते हैं ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, और कैल्शियम यहां है और कैल्शियम तो 20 होगा। तो मेरे भाई इसके बाद ये 8वां थोड़ी होगा, ये हमारा कैल्शियम के बाद बेरिलियम हमारा बाद 8वां तत्व होता है, ये बिल्कुल गलत है, ये तो गलत हो गया हमारा। आगे कहता है कि अष्टक नियम हमारा मैग्नीशियम तक लागू हुआ था। अष्टक नियम मेरे भाई कैल्शियम तक लागू हो पाया था, मैग्नीशियम नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मेरे भाई ये गलत, ये गलत, ये सही, ये सही, ये सही। तो आपको ध्यान रखना है जो गलत है वो हमारे कौन कौन से गलत हैं। तो 3 और 4 दोनों गलत है मेरे भाई। 3 और 4 कहीं ऑप्शन में है तो कहेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, डी आंसर करेंगे, राइट। इसके भी आंसर वो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते मेरे भाई, अगला जंतु प्रजनन मतलब मेरे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स की हम बात करेंगे। कौन सा यहां पर विशेषता गलत है, ये तो और आंसर सही है। मानव मादा में अंडाणु का जो निषेचन होता है वो गर्भाशय में होता है, ये बोला है मेरे भाई। आप बताइए कि ओवम और स्पर्म जाकर के फर्टिलाइज कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, ओविडक्ट में होता है, अंडवाहिनी में होता है, गर्भाशय में तो ग्रोथ होता है भ्रूण का। तो मेरे भाई आप सीधा सीधा कहेंगे कि ऐसी परिस्थिति में ये तो हमारा बिल्कुल ही गर्भाशय नहीं होगा। अगर दे रखा तो ये हमारा टोटली रॉन्ग है। हेलो, ये हमारा टोटली रॉन्ग है। गर्भाशय में तो अंडाणु का निषेचन तो नहीं होगा। निषेचन कहां पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होगा, एकदम नहीं होगा। अमीबा 2 कोशिका का विभाजन किसी भी तल में कर सकता है मेरे भाई। अमीबा की बात करते हैं ना, अमीबा का इरेगुलर शेप होता है, वो अपना किसी भी तल में वो अपने शरीर का विभाजन कर सकता है। ये हमारा स्टेटमेंट सही है। और गलत को चूज, शुक्राशय मेरे भाई, शुक्राशय मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि होती है जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है मेरे भाई। हम कहेंगे स्टेटमेंट हमारा सही है, ये सही है, ये सही, ये सही और ये सही है, ये सही, ये सही। गलत कौन था? तो यही हो जाएगा गलत आंसर। आगे चलते हैं, अगला रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है? मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है, हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे ब्लड में रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। बताइए मेरे भाई, प्रतिरक्षा को अगर बढ़ाएगा तो डब्ल्यूबीसी बढ़ाएगा। एक लाइन में आंसर सब बता चुके हैं, तोड़ तोड़ के बता चुके हैं कितनी बार। हाइड्रोफोबिया मेरे भाई, तो हाइड्रोफोबिया जिसको पानी से डर लगता है, रेबीज नहीं बताया है। अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो रेबीज हो जाता है, और अगर रैबीज अगर किसी को होता है तो उसको पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। और ये भी बताए थे अगर किसी को रैबीज होता है तो उसका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों अफेक्टेड होता है, जिसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो मेरे भाई आप कहेंगे यहां पर रैबीज विषाणु के कारण उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। कौन सा जीव मेरे भाई 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद भी फिर से वो बढ़ता है? तो हम लोग अर्थवॉर्म की बात करेंगे, केचुआ जो होता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जो केचुआ अर्थवॉर्म होता है, जो मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, उसके सर के तरफ से काटोगे ना तो फिर से नया केचुआ बन जाएगा, लेकिन अगर पुछड़ी की तरफ से काटोगे तो मर जाता है। इसके पीछे ये विशेषता होता है। तो यही चीज हमारा दे रखा है। आगे चलते हैं, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर के निर्माण करते हैं। तो मेरे भाई एक ही तत्व के या विभिन्न तत्वों के परमाणु, परमाणु सबसे छोटा होता है, और बहुत सारे परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करता है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई एक अणु बनेगा, बहुत सारे परमाणु के मिलकर के एक अणु बनता है। आगे एथेनॉल, ये तो क्वेश्चन मेरे भाई हम आपको बताए थे ना, चलो यहां दिखाते हैं। यहां चलो, यहां चलो, यहां चलो मेरे भाई, यहां 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 यहाँ कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया रिएक्शन, कहाँ गया रिएक्शन, कहाँ गया भाई, कहाँ गया रिएक्शन, कहाँ गया रिएक्शन, कहाँ गया रिएक्शन, ये रिएक्शन, ये रहा रिएक्शन, ये रहा रिएक्शन। मेरे भाई एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में इन दोनों कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है। यही क्वेश्चन आपका वहां पे है, कैटलिस्ट वहां पर पूछा गया है। अब देखिए इस पर आते हैं,
इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए ये रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं। अगर आप यहाँ पर पहुँचते हो, यहाँ पर अगर पहुँचते हो मेरे भाई, यही क्वेश्चन है कि नहीं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में अगर बदलना है तो मेरे भाई इसके लिए कौन सा उत्प्रेरक का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे भाई हम लोग क्षारीय, यहाँ पर क्षारीय KMnO4 होगा, एल्कलाइन होगा, और ये हमारा कैसा होगा मेरे भाई, तो ये हमारा अम्लीकृत होगा, ये एसिडिक होता है। ये दोनों भी चीज ध्यान में रखेंगे। ये आंसर हमारा राइट। हम फिर से आपको दिखाते हैं उस रिएक्शन को, उसी रिएक्शन को ऐसे भी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको किसी भी में कहीं से भी आ सकता है, इसलिए एक एक टर्म को मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर ये KMnO4 हमारा अल्कलाइन है यानी कि क्षारीय है, और K2Cr2O7 हमारा क्षारीय एसिडिक है यानी कहने हमारा अम्लीय है। तो मेरे भाई बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको ऐसे ही मैंने पहले ही बता रखा था, इसमें ऐसा था तो इसको रिलेट करके आप आंसर कर सकते थे। क्षारीय KMnO4 हमारा होगा और यहाँ पर अम्लीय K2Cr2O7 होगा, कैटलिस्ट के रूप में हमारा काम करेगा। आगे चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्लेमिंग, सुनो रे, चलिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की अगर बात करते हैं ना मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना कि फ्लेमिंग का दायां हाथ, फ्लेमिंग के दो रूल हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई फ्लेमिंग का जो दो रूल हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारा, हम फ्लेमिंग की बात करते हैं। तो फ्लेमिंग रूल की अगर हम बात करेंगे ना, तो इसमें एक रूल तो हमारा लेफ्ट हैंड रूल होता है, और एक रूल हमारा क्या होगा मेरे भाई, तुम कहेंगे यहाँ पर राइट हैंड रूल की हम बात करेंगे। तो आपको इसी की बात कर रहा है, दायां की बात कर रहा है, ये दायां। तो मेरे भाई दायां, ये हमारा तीनों उंगली ऐसे करेंगे, दायां हाथ लीजिए, ऐसे कीजिए तीनों उंगली को। जब ऐसे कीजिएगा तो ये हमारा ऐसा, यानी कि जब दायां हाथ की बात करें ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे किए, ये अंगूठा, और अंगूठा किसको, तो मोशंस को बताता है, गति के डायरेक्शंस को बताता है। और ऐसे किए तो ये उंगली तर्जनी, तो मेरे भाई तर्जनी हमारा इधर होगा, और तर्जनी हम कहेंगे फ्लक्स को बताता है। ये किसको, तो मेरे भाई हम कहेंगे यहाँ पर ये फ्लक्स को बताता है। और इधर मेरे भाई क्या होगा, तो कहेंगे इधर हमारा इंड्यूस्ड करंट की हम बात करेंगे। इधर किसकी बात करेंगे, तो इधर हमारा इंड्यूस्ड करंट की बात करेंगे। और इंड्यूस्ड करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। ये हमारा प्रेरित धारा होगा। तो अब मामला ये है मेरे भाई, आपसे बोला गया है कि चलो दाएं हाथ के नियम में तर्जनी की बात कर रहे हैं और मध्यमा की बात करते हैं। तो मेरे भाई अंगुष्ठा, ये देखो यहाँ पर अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा, अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा, अंगुष्ठा तर्जनी मध्यमा। तो तर्जनी मध्यमा फ्लक्स और इंड्यूस्ड करंट। तो मेरे भाई तर्जनी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर फ्लक्स को, और मध्यमा किसको, इंड्यूस्ड करंट को। ये इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं। तो कह रहा है मेरे भाई कि तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः किस दिशा को निरूपित करता है, तो फ्लक्स और इंड्यूस्ड करंट को। तो मेरे भाई बताइए चालक की गति होगा, ये तो थंब करता नहीं होगा। तो यहां पर हमारा क्या होता है, कहेंगे हमारा यहाँ पर प्रेरित धारा तो हमारा होगा, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शंस में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। इस क्वेश्चन के आंसर्स को यहाँ पर आप सुधार भी कर सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन के जो आंसर आपको दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं मेरे भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र लिखा है, लेकिन आप यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स कह दीजिए, क्षेत्र तो नहीं होगा चुंबकीय। वैसे चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही चुंबकीय फ्लक्स होता है मेरे भाई, जो लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ते हैं ना, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है। वैसे आप यहाँ पर लिख लीजिएगा मेरे भाई, चुंबकीय फ्लक्स आपके रहेंगे तो ज्यादा सही है। इस चुंबकीय क्षेत्र की जगह पर चुंबकीय फ्लक्स होने चाहिए। हम यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं, और प्रेरित धारा तो हमारा होगा ही होगा, तब इस क्वेश्चन में आंसर करेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई आप कहेंगे हमारा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की हम बात करेंगे। यहाँ पर मैग्नेटिक हम फ्लक्स की बात करेंगे, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक हम फ्लक्स की बात करेंगे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, और हमारा इंड्यूस्ड करंट की हम बात करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड हम करंट की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट हो जाएगा। और आपका आज का 40 क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन 1 मिनट हम आप लोग से बात करेंगे, उसके बाद आज की कहानी को यहीं समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कल मिलेंगे। मेरे भाई जितने भी लाइव देख रहे हो, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हो, हमको पता है कि आप लोग डेली बेसिस पर लाइव देखते हैं, और ये सेशन आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी बात हम आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग मेरे भाई प्रैक्टिस जम के करते रहिए, कुछ भी हो जाए कभी डिमोटिवेट नहीं होना है, और कोशिश करना कि लगातार ये वाला टेस्ट को कंटिन्यू रखना है। और इस बार हम आपको कहना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं हम सबकी बात नहीं सुनते हैं, बहुत सारे बच्चे उल्टा पुल्टा भी कमेंट करते हैं, खैर हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाई मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर
दिल से मेहनत कीजिएगा ना, तो दिल से अगर खोजिएगा तो भगवान भी मिल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जोर शोर से 1,60,000 वैकेंसी की तरफ देखिए और अपने आप को कहिए कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे भाई आप इंसान हैं, आप मेहनत करते हैं, आप श्योर कर लीजिएगा। सिर्फ मेहनत ही कर लीजिए ना, आपके सारे सारे काम हो जाएंगे। और उस परिस्थिति में हम आपका माध्यम बनेंगे, चाहे थ्योरी के माध्यम से हो, चाहे क्वेश्चंस के माध्यम से हो, या फिर हमारे जो एनसीईआरटी वगैरह का जो निचोड़ हम लेकर के आएंगे, उन सब के माध्यम से हम कराएंगे। नियुक्ति 3.0 आप लोगों ने किया होगा, नियुक्ति 4.0 भी हम लॉन्च करेंगे। अब इसमें से कुछ बच्चा होगा कहेगा कि सर बैच बेचते हैं, बैच बेचते हैं। कुछ बच्चा मैसेज भी करता है ना, बहुत बुरा लगता है कि ऐसे ऐसे इंसान भगवान ने पृथ्वी पर उसको पैदा ही क्यों कर दिया। अरे तुमको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो ना, उल्टा लेकिन कमेंट मत करो। एक लाइन भी तुम अगर मेरे से सीखते हो ना, तो तुम सोचो तुम्हारे लिए हम गॉड की तरह ही हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को भगवान ने क्यों जन्म दे दिया जो कि उल्टा कमेंट करते हैं। अगर कोई लिखता है ना, बहुत बुरा लगता है। इसलिए हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं, हम सभी लोग पूरी तरीके से जी जान लगा कर मेहनत करेंगे और TRE 4 में हम सभी लोग अच्छा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ सारे कंटेंट को हम लोग तैयार करते हैं और मेहनत भी करेंगे आगे। ठीक है, बस आप लोग जुड़े रहिएगा, और जो लोग लगातार जुड़ा रहेगा, जो लोग लगातार फॉलो करेगा, उनको सफलता श्योर मिलेगा। मेरे भाई एक एक स्टूडेंट जब आता है ना, एक स्टूडेंट तो कल आया था ऐसा, वो कहीं पर मैथमेटिक्स पढ़ाता था और यहां जब आया बोला सर हमको साइंस में एक नंबर भी नहीं बुझाता था, साइंस में ऐसा नहीं बताता कि हमारा कैसे होगा। सर आपका सिर्फ यूट्यूब का क्लास, आपका नियुक्ति बैच, आपका सिलेक्शन बैच, आपने जो जो कहा था साइंस में करने के लिए मैंने वो सब किया, और साइंस में 40 में से मैंने 33 लाया था, 33 लाया, और मेरे 98 मार्क्स हमारे आ रहे हैं, और 6 to 8 में 98 मार्क्स, समझिए उस बच्चे का सिलेक्शन श्योर हो गया। तो आप लोग भी कीजिएगा तो एकदम मिलेगा। अब किसी को मेरे भाई जॉकिंग करने का आदत है, कभी ई चैनल पे तो कभी ऊ चैनल पे, कभी ऊ मास्टर तो कभी ई मास्टर, कभी ऊ मास्टर कभी ई मास्टर, तो फिर उसका कुछ नहीं होना, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आप अगर फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो विश्वास के साथ, पूरा दृढ़ निश्चय के साथ आप फॉलो कीजिए। शायद हमको लगता है ये सफलता यही है, बस आप आदमी को पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम तो कोशिश करेंगे, सभी लोग मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर कल, और कल लेकर के आएंगे फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन। सभी लोग 9 बजे लाइव आइए और 9 बजे आपकी क्लासेस मिलेगी आपको। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।